मैं पेशेंट को ये नहीं देखता हूँ कि पेशेंट आया है तो मैं इसको नहीं ये 2000 का एक डिवाइस दे दूँ। मेरा कोशिश ये होता है कि वो जो आदमी आया है इसकी लाइफ को मैं ईजी बनाऊँ, कैसे वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाए, कैसे वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, बनिस्पत की माँ बहन भाई हमेशा कोई साथ में चल रहा हो। 1985 से मैं अपने फादर को बिजनेस में असिस्ट कर रहा था। स्कूल से आता था और स्कूल से आकर के घर में खा पी करके शाम में दुकान, और दुकान जाने का इंटरेस्ट पापा को बिजनेस में असिस्ट करना नहीं था, वो इसलिए था कि अपना दुकान है, शाम में गए गले से पैसा निकाला, शाम में जाके चाट खा लिया, गोलगप्पा खा लिया, स्टाफ के साथ थोड़ी देर बैठ गए, और वहाँ है ना मालिक का बेटा है, वो एक रहता था कि यार कोई मुझे थोड़ी कुछ बोलेगा। सही बात। फादर बोले कि यार देखो पढ़ाई में तुम्हारा इंटरेस्ट है नहीं और कुछ नहीं, तो दुकान तो संभालो कम से कम। पापा की इच्छा था कि बेटा डॉक्टर बने, मेडिकल फील्ड में जाए, लेकिन मैं शायद उस लायक नहीं था। तो पापा ने कहा कि भाई ऑप्टिशियनरी का कुछ कोर्स कर लो। जब मैं कोर्स करने गया तो मुझे पता नहीं क्यों चश्मों में थोड़ा इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। अच्छा। तो कहीं ना कहीं मैं आँख चश्मा से और नज़दीक होता चला गया, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट, ऐसा कुछ सोचा नहीं था लेकिन हो गया। एज अ स्टूडेंट क्लास में अपने स्कूल में कभी शाबाशी तो नहीं मिली थी, वो हमेशा फर्स्ट आता था लेकिन नीचे से। अच्छा। और जब पहले साल का एग्जाम हुआ तो हमारे 38 के बैच में से 18 लोग पास थे और मैं टॉप 5 में था। तो पहली बार लाइक यार पढ़ने का कॉलर ऊपर करने का थोड़ा मन तो बनता है। पढ़ाई में इंटरेस्ट वहां से शुरू हुआ। ओके, मतलब पढ़ाई किया फिर आपने? हाँ, वहां से सीरियसली पढ़ाई शुरू की। लाल कृष्ण अडवाणी जब रथ लेके बिहार गए थे, उनका चश्मा टूटा था तो चश्मा हमारे यहाँ बना था, और वाजपेयी जी का चश्मा भी हमारे यहाँ बना था। क्या बात है। अफगानिस्तान में जब तालिबान वार चल रहा था तो मोर और लेस सबने मना कर दिया कि तालिबान वार चल रहा है, कौन जाएगा। और ऐसा नहीं है कि वो सिंगापुर और हांगकांग की बड़ा सुंदर कंट्री अब घूमने जा रहे हैं, वहाँ रेत में कौन जाके घूमेगा। तो मैंने बोला मैं जाऊँगा। शादी तब तक नहीं हुई थी, घर वालों ने बोला अरे दिमाग खराब है ये है वो। मैंने कहा मरना लिखा है तो वहाँ जाके मर जाएंगे। जब अफगानिस्तान जा रहा था तो पहली बार मैंने एयर होस्टेस नहीं देखा, वो सारे मेल थे। अच्छा। तो हम लोग मजाक भी कर रहे थे यार एयर होस्टा भी होता है। घर वालों के अगेंस्ट अफगानिस्तान गया, ट्रेनिंग दी वहाँ पर, डॉक्टर्स को नर्सेस को ट्रेनिंग दी। जो पेशेंट आता है ना वो बहुत घूम के आ रहा होता है, तो पहले तो मुझे ये समझना है कि भाई उसको हुआ क्या है, नेचर ऑफ डिजीज क्या है, टाइप ऑफ विजन लॉस क्या है, वो किस एक्सपेक्टेशन से आया है, और उसकी करंट कंडीशन के साथ मैं उसको डिलीवर क्या दे सकता हूँ। और ऊपर वाले का बड़ा कृपा है, मेरे 90% पेशेंट रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके। और एज ग्रुप हाईएस्ट मैंने किया 85, जिसमें कि रोशनी भी आई है और आंखों का तिरछापन भी ठीक हुआ है बगैर ऑपरेशन के। कई बारी ना, मतलब आज अगर किसी पेशेंट को मैंने देखा और मैं अंदर से अगर लग रहा है कि मैं कर कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं रात के 2 बजे भी उठ के बैठ जाता हूँ। वाइफ बोलती है क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं, कुछ चल रहा है दिमाग में। और 4-5 बजे तक फिर भी नींद नहीं आता, जब तक मुझे उसका रास्ता समझ में नहीं आया कि मैं करूँ क्या इसका। और नेक्स्ट डे सुबह आके बोलता हूँ क्लिनिक में यार उस पेशेंट को फोन करके बुलाओ जरा सा। तो ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है शायद। एक ऐसी छोटी सी चीज जिसके बारे में कुछ लोगों ने लिखा और कुछ लोगों ने पढ़ा और वो मशहूर हो गए, और ये दुनिया की जो पूरी कल्पना हुई ना, वो देख करके हुई। किसी ने उसे आँख कहा, किसी ने नैन कहा और किसी ने चक्षु कहा। अगर कल्पना कीजिए कि अगर ये आँख नैन चक्षु अगर नहीं होता तो फिर क्या होता, ये दुनिया कैसी होती। क्या ये खूबसूरत दुनिया बेरंग नहीं होती, या फिर लिखने वालों ने क्या लिखा होता। आज मेरे साथ एक ऐसे ही डॉक्टर हैं जो इस आँख की रोशनी को वापस लौटाने का काम करते हैं। जिनकी उम्मीदें खत्म हो चुकी होती हैं, उन्हें ना सिर्फ उम्मीद बल्कि उसके साथ हौसला देने का भी काम करते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि जिस सेगमेंट में वो देखते हैं, एकमात्र हिंदुस्तान के वो डॉक्टर हैं। अगर मैं सीधे सीधे ये कहूँ कि 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में वो मात्र एक व्यक्ति हैं जो इस तरह की चीज़ों को देखते हैं, और तमाम ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान छोड़ करके उनके देश में आकर के अपना एक क्लिनिक खोल दें। आपको सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं सीधे उन्हीं से आपको रूबरू करवाता हूँ। सर, आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच सर्वेश। देखिए, जो जनरल कॉन्सेप्ट है कि आँख है और आँखों से दिखता है, ये थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा अलग इस हिसाब से है कि कैजुअली जब हम बात करते हैं, और ऑब्वियस है कि जब आप आँखों की बात होती है, आई चेकअप की बात होती है, तो हम लोग नॉर्मली जब आई क्लिनिक जाते हैं, डॉक्टर्स को दिखाते हैं, तो ये बात होती है कि भाई आँखों बीमारी है, ठीक नहीं हो सकता, जो भी है। लेकिन रोशनी और आँख दोनों दो चीज़ है। आँख बेसिकली एक कंपोनेंट है, जैसे आपके भाषा में अगर बात करें तो कैमरा है जी, ठीक है, या टेक्निकल भाषा में बात करें तो कंप्यूटर का वो स्क्रीन है जो पिक्चर दिखाता है। लेकिन पिक्चर तब चलेगा स्क्रीन पे जब पीछे सीपीयू लगा होगा और प्रोसेस हो रहा होगा जी। अगर सीपीयू प्रोसेस ना करे
तो आँख मतलब आप समझिए कि स्क्रीन कितना भी आप एप्पल डेल जो बढ़िया से बढ़िया ले लीजिए जो वर्ल्ड में जानते हैं, तो फिर भी पिक्चर नहीं बना पाएगा। सो जिस साइंस पर मैं काम करता हूँ वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। सो मैं यूजुअली बताता हूँ अपने आप को कि मैं विजन कंसल्टेंट हूँ। आई वर्क प्राइमरली इन विजन। और वो कहते हैं ना कि नज़र तब अच्छा होगा जब नज़रिया अच्छा होगा। क्या बात है। सो आँखों को देखने का या आँखों से दुनिया को देखने का जो नज़रिया है और जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। सो मेरा कोर स्पेशलिटी उसी पे रहता है और फोकस ये रहता है कि विजन को जितना ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। मुझे कुछ याद आ रहा है सर, मैं कश्मीर गया हुआ था, मुझे एक बहुत खूबसूरत लड़का मिला। बाहर से देखे तो सब कुछ फिट था, उसकी आंखें भी सही सलामत थी, और वहाँ की आंखें थोड़ी दूसरे कलर की होती हैं, हमारी तरफ ब्लैक और ब्लू नहीं होती। लेकिन जब मैंने बात की तो लोगों ने बताया कि ये देख नहीं सकता। तो मुझे अब आपकी बात ये सुन के समझ में आ रहा है कि वो आंखें सिर्फ कंप्यूटर का वो डब्बा थी जिसके पीछे वो सीपीयू नहीं लगा था जो प्रोसेस कर पाए। क्या मैं सही हूँ? काफ़ी हद तक। देखिए, अगर आप ऐसे समझिए कि अगर हम लोग किसी को ब्लाइंड बोलते हैं तो ब्लाइंड आदमी को दिखता नहीं है, लेकिन वो पलक वैसे ही झपकाता है। अगर उसको दाहिने साइड से ऐसे चुटकी मारे तो उसको दाहिने से दिखाई, आँख घुमाएगा, वो बाएं घुमाए, तो आँख की मसल्स तो फिर भी काम कर रही है। केवल वो जो आई बॉल है उसके साथ जो पीछे का सीपीयू का कनेक्शन है वो कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हो रहा है, राइट। सो अगर स्मार्ट लड़का, गोरा लड़का है और आई बॉल है और उसको दिख नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तो प्रॉब्लम है कि पीछे से प्रोसेसिंग यूनिट काम नहीं कर रहा है। और अगर उस प्रोसेसिंग यूनिट को चालू कर दिया जाए, और इसका एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, और ये मैं अमूमन अपने पेशेंट्स को बताता हूँ इसको समझने के लिए, कि अगर मेडिकल साइंस में इन जनरल माना जाता है कि 80% जो चीज़ें हम दुनिया में देखते हैं, समझते हैं, वो आँखों से ही होता है। अगर किसी छोटे बच्चे को एम दिखा करके बोला जाए कि बेटा इसको डब्लू बोलते हैं, तो बचपन से जब भी एम देखेगा वो डब्लू ही पढ़ेगा, क्योंकि आंखों ने वही देखा है और ब्रेन ने वही समझा है, राइट। अगर बचपन में एच को दिखा के बोला जाता कि इसको ए बोलते हैं, तो वो जिंदगी भर यही होता। आपके सॉफ्टवेयर में जो बचपन में फीड किया गया वही सॉफ्टवेयर आगे काम करता है। एक छोटे बच्चे को अगर हम बताते हैं, अपने हिंदुस्तान में सनातन धर्म में कहा जाता है कि दाहिने हाथ से लिखना है, बाएं हाथ का इस्तेमाल अलग है, तो बच्चा हमेशा दाहिने से ही ये करता है, ठीक है। और जो लोग बाएं से कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि उनका कुछ प्रॉब्लम है, उनके सॉफ्टवेयर में वही फीड किया गया है जी। सो एक बच्चा जब पैदा होता है और जब बच्चा बड़ा होता है, बोलते हैं ना कि 5-6 साल क्लास 6-7 तक के बच्चों को आप सिखा सकते हैं, बड़े बच्चों को आप ज़्यादा सिखा नहीं सकते, क्योंकि तब तक वो सॉफ्टवेयर में इतना जा चुका है, डेटा आधा भर चुका है। तो जब तक आप अगला डेटा खाली नहीं करेंगे, आगे डेटा जाएगा नहीं। सर चलिए, इसको आगे बढ़ाने से पहले ना थोड़ा सा आपके जीवन पे चलते हैं। अच्छा, पहले ये जानना चाहूँगा कि आज के डेट में लगभग कितनी कंट्री ऐसी होगी जहाँ से लोग आपको बुलाते होंगे? लगभग ऐसे, मतलब मैं खुद पर्सनली अगर बताऊँ तो 22-23 कंट्री की यात्रा तो कर ही चुका हूँ। अच्छा। और हैं, मतलब ऐसे 30-40 तो कंट्री हैं डेफिनेटली, जहाँ से मेरे पास मैसेजेस आते रहते हैं व्हाट्सएप पर, या वो ट्रीटमेंट ऑप्शन खोज रहे हैं और चाहते हैं कि भाई उनकी कंडीशन ख़राब है और इम्प्रूव नहीं हो रहा है। वहाँ के लोकल डॉक्टर्स ने मना कर दिया है कि कोई ऑपरेशन, कोई दवाई, कोई चश्मा, कोई लेज़र से ठीक नहीं हो सकता है। तो क्वेरीज आती रहती है। मतलब आप, अगर मैं, इफ़ आई हैव टू नेम द कंट्री, तो मैं अगर इंडिया के आसपास की बात करूँ तो नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। अरे सर, मैं आपके कोर उस पर तो आऊँगा बाद में, लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि जो आप ये 25-30 कंट्री घूम चुके हैं, तो लोग ये सोच रहे होंगे कि आपकी बातचीत से भी और आपके प्रोफाइल से भी कि आप बहुत हाई फाई हैं, शायद आपका घराना इस तरह का रहा हो कि जहाँ आप बहुत पैसा रहा हो, आप बहुत एडवांस सिटीज़ के रहने वाले हों। कहाँ के रहने वाले हैं आप? देखिए, ओरिजिनली मैं पटना का रहने वाला हूँ। बिहार से? प्रॉपर बिहार। वो बिहार जिसको वेस्टर्न ये कहता है कि अरे बिहारी भैया। देखिए, बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बताऊं तो थोड़ी बहुत बताऊंगा कि देखिए, विश्व का जो पहला विश्वविद्यालय था नालंदा, जिसको कि अभी वापस से जीर्णोद्धार किया गया है और पीएम मोदी और नीतीश जी लगे हुए हैं उसके लिए,
तो अगर विश्व का पहला विश्वविद्यालय बिहार में है तो कुछ तो उसका मतलब है, पहला। दूसरा, आज हम लोग बौद्धिज्म की बात करते हैं, भगवान बुद्ध को भी बिहार ही आना पड़ा, बोध गया, बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, तब वो आगे बढ़े और तब वो बुद्ध भगवान बने। भगवान महावीर, उनका भी वहीं से रहा है। सम्राट अशोक बिहार से रहे हैं। तो मतलब मगध साम्राज्य जिसकी बात करें तो वो मगध साम्राज्य वही है। तो बिहार का नाता तो मतलब जिसको बोला जाए कि इंडियन हिस्ट्री या जिसकी भी हम बात कर लें, बिहार को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। जैसे आज के डेट में जो विश्व पटल पर इंडिया की कंडीशन है, यू कैन अवॉइड इट इंडिया को, बट यू कैन नॉट इग्नोर इट। बिल्कुल सही बात है। तो वही चीज़ इंडिया में बिहार के लिए है। आप बेशक बोल रहे, लोग आमचाल में बोलते रहे बिहारी है ये वो, आज अगर ये पूरे बिहारी पूरे इंडिया से निकल करके बिहार में चले जाए ना, इंडिया ठप पड़ जाएगा। ये बिल्कुल, क्योंकि कई जगहों पे तो काम करने वाले ही यही हैं, उनके दम आप पे ये रोशन देख है वो लीजिए, साहब। ये पुराना हिस्ट्री बताता है, मैक्सिमम IAS IPS बिहार से। अब थोड़ा सा परसेंटेज आगे पीछे हुआ होगा। मैक्सिमम लेबर बिहार से। तो इन सब का एक अगर आप आकलन करें तो इन सब का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बिहारी इन जनरल, बिहार झारखंड भी अलग हो गया, लेकिन बिहारी इन जनरल मेहनती होते हैं, नो डाउट, काम से जी नहीं चुराते हैं, बिल्कुल सही। और आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि चीज़ें साथ में आगे बढ़े, और जिस जगह वो रहते हैं उस पूरी चीज़ों को लेके चलने की कोशिश करते हैं। सर आपका कैसे रहा, कैसे शुरुआत हुई, क्या पढ़ाई लिखाई पूरी वही हुई, कैसे वहाँ से निकले, दिल्ली तक आना और इस पूरी दुनिया को घूमने का सफ़र कैसे शुरू हुआ आपका? देखिए, मेरे परिवार में मेरा जन्म बलिया में हुआ है, मेरा ननिहाल बलिया में है। अच्छा, मतलब बक्सर और आपने बिहार पूरब के बॉर्डर पर दोनों है। राज्यों को समेट लिया, हाँ, उत्तर प्रदेश और बलिया मतलब दोनों, एक पैर इधर उत्तर रखा प्रदेश और तो बिहार दोनों। एक पैर उधर रखा तो यूपी में चले जाएंगे, इधर रहे तो बिहार में आ जाएंगे वाली कहानी है। बड़ी क्रांतिकारी जिला है बलिया। बलिया में जन्म हुआ, मेरा ननिहाल बलिया में था, और पटना में पढ़ाई हुई। हम लोग तीन भाई हैं। मेरे से बड़े भाई अभी नोएडा में ही हैं, छोटा भाई भी नोएडा में है। सो मैं जिसको बिहार में बोलते हैं ना मांझिल, जी हाँ, तो घर का मंझला बच्चा हूँ। और बचपन से अगर मैं बताऊँ ईमानदारी से तो घर का सबसे शैतान बच्चा। अच्छा। हाँ, जिसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, और पढ़ाई में भी इंटरेस्ट नहीं, शैतानी में इंटरेस्ट। और जब आप जैसे माहौल में रहना चाहते हैं ना, धीरे धीरे वैसा सर्किल अपने आप बन जाता है। पढ़ने लिखने वालों को पढ़ने लिखने वाला साथ मिल जाता है, और शैतान वाले को गुंडे वाले साथ मिल जाता है। ये बड़ा कॉमन। अच्छा, पृष्ठभूमि भी कुछ ऐसी ही रही? थोड़ा बहुत रहा। थोड़ा बहुत रहा। सो कभी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था। और बिहार झारखंड, अनडिवाइडेड बिहार झारखंड का हमारा फैमिली बिजनेस था, फादर का ऑप्टिकल्स का, चश्मे का। अच्छा। और बिहार झारखंड का पहला ऑप्टिकल शॉप, बिहार झारखंड आई थिंक अनडिवाइडेड वेस्ट बंगाल की बात करें 1909 का। अच्छा, हाँ जी, मतलब बड़ी दिलचस्प कहानी की, मतलब आज़ादी के पहले से 1909 की हमारी शॉप थी। और फादर बिजनेस में थे, प्लस फादर काफ़ी ज़्यादा सोशल वर्क में इन्वॉल्व थे, स्पोर्ट्स में उनका काफ़ी इंक्लिनेशन था। तो फादर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के फाउंडर रहे, बिहार एमचर एथलेटिक एसोसिएशन के फाउंडर रहे। पटना में जो स्टेडियम है मोन्यूलक स्टेडियम, मोइन साहब के साथ उन्होंने काफ़ी काम किया। वो इंटरनेशनल अंपायर भी थे। अच्छा, वो सैफ गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स होता था तो ही यूज्ड टू गो एज अ रेफरी, ओके, एज अ जज। तो उनका उस तरह का था। मीन स्पोर्ट्स वाज हिज पैशन। वो घर में मम्मी को बोलते भी थे कि देखो मेरी 2 बीवी है, एक तुम हो और एक स्पोर्ट्स है जी। अब मैं उसको भी इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि मेरी हॉबी पैशन जो है, और एक तुम हो, ये हमेशा कहते थे वो। तो ये रहा है। और बचपन से चूंकि मैं शैतान था, पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता था, तो हम लोग बिहार में ना, मतलब मैं वैसे बच्चों के लिस्ट में आता हूँ कि अगर एग्ज़ाम का आ गया डेट कि भाई 16 तारीख को एग्ज़ाम है, तो मेरा ये देखना नहीं होता था कि सब्जेक्ट क्या है, ये देखते थे कि आगे पीछे कौन बैठा है। ठीक है। सो और कुछ नहीं हुआ तो पास तो कर ही जाएंगे कम से कम। हाँ। तो उस हिसाब से चला। लेकिन हाँ, फादर बोले कि यार देखो पढ़ाई में तुम्हारा इंटरेस्ट है नहीं और कुछ नहीं, तो दुकान तो संभालो कम से कम। तो जब मैं मैट्रिक का एग्ज़ाम देने की बात आई और हुआ कि भाई मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, तो पापा का इच्छा था कि बेटा डॉक्टर बने, मेडिकल फील्ड में जाए, लेकिन मैं शायद उस लायक नहीं था।
या उनकी अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था, ऐसे करके चीज़ें चलनी शुरू हुई। तो पापा ने कहा कि भाई ऑप्टिशियनरी का कुछ कोर्स कर लो। तो उस ज़माने में कानपुर में एक आर्यन भार्गव साहब हुआ करते थे, अच्छा। जहाँ 1 महीने का वो चश्मे का कोर्स करवाते थे। ओके। तो जब मैं वो कोर्स करने गया, ये बात है करीब 1993-94 के आसपास की बात है। तो जब मैं कोर्स करने गया तो मुझे पता नहीं क्यों चश्मों में थोड़ा इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। अच्छा। बिजनेस में भी दिमाग नहीं लगता था। मतलब 85 से 1985 से मैं अपने फादर को बिजनेस में असिस्ट कर रहा था। स्कूल से आता था और स्कूल से आकर के घर में खा पी करके शाम में दुकान, और दुकान जाने का इंटरेस्ट पापा को बिजनेस में असिस्ट करना नहीं था। वो इसलिए था कि अपना दुकान है, शाम में गए, गले से पैसा निकाला, हाँ। शाम में जाके चाट खा लिया, गोलगप्पा खा लिया, स्टाफ के साथ थोड़ी देर बैठ गए। और वहाँ है ना मालिक का बेटा है, हाँ, तो एक रहता था कि यार कोई मुझे थोड़ी कुछ बोलेगा। सही बात है। तो पापा निकले और इधर से गया, जाकर के 5 रुपया निकाला, जाके चाट वाट खा के आ गया। जो मतलब हनक दिखाने वाली बात थी ना, हमारे यहाँ कहते हैं कि हनक हनक बनी रहे। बना रहे। तो वो एक चला कि वो घर में बोले कि पापा 5 रुपया चाहिए, मम्मी इतना पैसा क्या करोगे। तो गए दुकान में, चुपचाप पैसा निकाले, स्टाफ को बोल दिए तो कुछ ना कुछ खर्चे में दिखा दिया, कुछ करके निकाल लेता था। तो वो लोग भी बचा लेते थे कि चलो मालिक का बेटा है, आगे तो यही संभालेगा। तो ये सब चलता रहा। तो जब मैं वो कोर्स करके कानपुर से आया तो इंटरेस्ट बढ़ा मेरा, और उसके बाद फिर लगा कि कुछ और इंटरेस्ट बना थोड़ा सा, तो लगा कि कुछ और करना चाहिए। फिर 6 महीने का एक कोर्स होता था दिल्ली में, दिल्ली ऑप्टिकल एसोसिएशन का। तो वो 6 महीने का कोर्स का इंटरेस्ट और बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं मैं आँख चश्मा से और नज़दीक होता चला गया। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट, ऐसा कुछ सोचा नहीं था लेकिन हो गया। और यहाँ तक जब पहुँचा तो ऑप्टोमेट्री एक सब्जेक्ट है, मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ आज के रेट में। सो ऑप्टोमेट्री को ग्लोबली वर्ल्ड सिनारियो में देखा जाए तो प्राइमरी आई केयर प्रोवाइडर बोला जाता है। अच्छा। ठीक है, देखिए एक होता है आई सर्जन्स, जो कि MBBS करके आगे जाते हैं, दे आर सर्जन्स, दे हैव बीन ट्रेन्ड फॉर दैट। एक होता है आई फिजिशियन। अब आपके पेट में दर्द है तो आप सर्जन के पास तो नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। आप किसी मोहल्ले के फिजिशियन के पास जाएंगे, बेशक वो सिंपल MBBS हो और उसमें काबिलियत है, उसको नॉलेज है, तो उसको सॉर्ट आउट कर देगा। ठीक है, आपको सिर में दर्द हो रहा है तो न्यूरो सर्जन के पास नहीं जाएंगे, न्यूरो फिजिशियन के पास जाएंगे। करेक्ट। तो उसी तरीके से आंखों में जनरल प्रॉब्लम क्या होता है, जलन, पानी, खुजली, चश्मे का नंबर बढ़ गया, घट गया, तो पूरे वर्ल्ड में ये ऑप्टोमेट्रिस्ट इस चीज़ों को देखते हैं। ओके। और ऑप्टोमेट्रिस्ट जब डिसाइड करते हैं कि आपकी आंख में काला मोतिया है, डायबिटीज़ का असर आ रहा है, थायराइड का प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो आपको गाइड करते हैं कि भाई यू शुड गो टू अ रेटिना कंसल्टेंट, यू शुड गो टू अ ग्लोकोमा एरिया, और यू शुड गो टू अ कॉर्निया स्पेशलिस्ट। सो दे आर कंसिडर्ड एज प्राइमरी आई केयर प्रोवाइडर। अच्छा, ये पहले वो लोग चेक करते हैं। हाँ। उसके बाद डॉक्टर के पास चीज जाती है। आप इंडिया के किसी अस्पताल में चले जाएं, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो शंकर नेत्रालय हो, चाहे वो अद्भुत प्रसाद हो, इंडिया के किसी बड़े अस्पताल में चले जाएं, पहले बंदे से जिसका आपका रूबरू होता है, हॉस्पिटल्स में बोल देते हैं अरे ये टेक्नीशियन है, ये वो। इंडिया में अभी भी रिकॉग्निशन के लिए लोग जूझ रहे हैं। थैंकफुल टू मोदी गवर्नमेंट, उन्होंने अभी एलाइड हेल्थ बिल पास किया है। और आज के रेट में ऑप्टोमेट्रिस्ट पूरे वर्ल्ड में, अगर आप गूगल में भी डाल के देखेंगे, तो जो 5 हेल्थ केयर प्रोफेशन जिसको कि US में भी टॉप प्रायोरिटी पर रखा जाता है, उसमें आता है ऑप्टोमेट्री, फिजियोथेरेपी, ऑडियोलॉजी, डाइटिशियन, ये टॉप में आता है मेडिकल प्रोफेशंस में। हाँ जी। और यहाँ पे उसको लोग बहुत बहुत बाद में रखते हैं। यहाँ देखिए उसको बाद में इसलिए रखा जाता है ना कि वो वर्चस्व खत्म हो जाएगा। ओह। आज से 15-20 साल पहले मोतियाबिंद होता था और चश्मे का जांच होता था। उस समय रेटिना ग्लूकोमा इतना ज़्यादा तो था नहीं। अब धीरे धीरे स्पेशलिटी बढ़ी है, चीज़ें बढ़ रही हैं। तो एक होता था ना कि भाई अगर सब आदमी वहाँ जाके चश्मा टेस्ट कराएगा तो डॉक्टर के पास जाएगा कौन। सो इंडिया का पहला ऑप्टोमेट्री कॉलेज जो है वो 1958 में अलीगढ़ में शुरू हुआ, जहाँ से मैंने डिप्लोमा किया। अच्छा। और तो ये चीज़ें ऐसी ही चलती थी, मतलब अपग्रेडेशन किया, मैंने कोर्सेज किए, तो ऑप्टोमेट्रिक का रिकॉग्निशन नहीं था। तो मुझे लगता था कि भाई जब मैं अलीगढ़ में किस्मत से मेरा एडमिशन हुआ, एग्ज़ाम दिया, पास किया, अलीगढ़ से निकले, पटना गया। पटना में जाने के बाद वापस से पेरेंट्स के साथ दुकान में असेस किया, कोई चश्मा टेस्ट के लिए आया तो चश्मा टेस्ट किया या जो भी था। लेकिन जब मैं एडमिशन लेने जा रहा था, जहाँ से मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है और आज भी मैं उसको बड़ा कंठस्थ याद रखता हूँ। मैं पूछने ही वाला था, टर्निंग पॉइंट हाँ, था। तो होता क्या है ना कि ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है, अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। पहला नंबर, मतलब कोई तो एक मोटिवेशन फैक्टर होता है ना लाइफ में। तो जो पहला मोटिवेशन फैक्टर ये था कि एक पटना में बहुत सीनियर आई सर्जन थे, मैं नाम नहीं लूँगा, आज भी मेरे लिए वो मेरे द्रोणाचार्य और मैं एकलव्य हूँ। अच्छा। हाँ। सो मैं वो डॉक्टर साहब के पास गया कि सर और मेरे को मतलब जब मुझे लगता है ना कि लाइफ में बहुत अचीव कर लिया है,
तो मैं एक बार उस सीन को याद जरूर करता हूँ। सर वो है क्या? मैं सुनने के लिए बहुत मैं बेताब हूँ। बताता हूँ। सो मैं जब डॉक्टर साहब के पास गया, अच्छा हम लोग चश्मे के बिजनेस में थे, तो डॉक्टर साहब के पास जाते थे कि सर कोई चश्मे का केस हो तो भेज दीजिएगा, जो भी अपना हिसाब किताब था बिजनेस का रहता है लेन देन का। तो सर के पास गया कि सर ऐसे ऐसे ऑप्टोमेट्री में एडमिशन हो गया है, कैसा रहेगा? ऑप्टोमेट्री करना अच्छा है, मैं आई सर्जन है, मैं चश्मे वाले का बच्चा हूँ, ठीक है गाइड तो कर ही सकते हैं ना। तो उन्होंने मुझे एक लाइन बोली थी कि देखो राजीव, चश्मे वाले के बच्चे हो, जाओगे कोर्स करके आओगे, चश्मा जांचना सीख जाओगे अच्छे से, आके क्लिनिक में अपने दुकान में चश्मा जांचोगे, उस समय यही चलता था। तो चश्मा जांचोगे, चश्मा जांच जब करोगे तो चश्मा तुम्हारे यहाँ बनेगा। ऑब्वियस से कहीं ना कहीं मोहल्ले टोले जो भी डॉक्टर के यहाँ तुम्हारे यहाँ से आज केस आ जाता है कि भाई डॉक्टर फलाने डॉक्टर के पास जाके दिखा लीजिए, कहीं ना कहीं वो केसेस उनके पास कमी होगी, तो वो तुम्हारे यहाँ चश्मा भेजना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको कंपटीशन दिखेगा। और जब वो भेजना बंद कर देंगे तो कहीं ना कहीं अपनी दुकान के बर्बादी के कारण तुम ही बनोगे। ठीक है, तो ये जो लाइन था ना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये मुझे पता नहीं, मैं गया था गाइडेंस लेने के लिए, इसने आपको चैलेंज दे दिया। ये चैलेंज नहीं दिया, मैं बोलूंगा देखिए हर आदमी का ना एक इंटेलेक्चुअल लेवल होता है। दो तरीका है, एक तरीका है कि मैं देखूं कि ये सामने वाले जो भाई साहब है ये मेरे कॉम्पिटिटर है। दूसरा तरीका ये है कि मैं देखूं कि यार ये अगर कंपटीशन नहीं करेंगे तो मैं अपने आप को अपग्रेड कैसे करूंगा। मैं उसको नेगेटिविटी भी देख सकता हूं, पॉजिटिवली भी देख सकता हूं। हाँ, कि हम उसको कैसे लेते हैं हम पे डिपेंड करता है। मैनेजमेंट में बोला जाता है कि ग्लास में पानी भरा है आधा या खाली तो आप आधा भरा हुआ देखना चाहते हैं तो भर नहीं पाएंगे, और खाली देखते हैं तो आप अपने आप को ग्रो करेंगे। तो मैंने उसको मोटिवेशन के हिसाब से लिया कि जिंदगी में कुछ ऐसा करना है कि मुझे इनके पास ना जाना पड़े, इनको मेरे पास आना पड़े। और ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी रही, मतलब सारी शैतानियों के साथ और सारे जो भी मेरा उस समय का था हिसाब किताब, ये बात है 1995-96 की। अच्छा। और मैं ऑप्टोमेट्री करके आया। ऑप्टोमेट्री करके आने के बाद मेरी एक आदत शुरू से थी घूमने फिरने की, अलग अलग जगह जाने की, नए नए लोगों से मिलने की, कुछ नया सीखने का। तो ये जो आदत था, ये आदत मुझे ऐसे ऐसे जगह लेके गया कि मैं हर साल कॉन्फ्रेंसेस में जाता था। जब भी ऑप्टोमेट्री कॉन्फ्रेंसेस होती थी, डिप्लोमा करके निकला था। तो और ये एक बोला जाए ना कि जुझाड़ू और जिद्दी टाइप का आदमी थोड़ा सा मैं हूँ। जिद्दियों ने इतिहास सोचा है सर। हाँ, जब मैं अलीगढ़ में एडमिशन लिया था तो कॉलेज में एक फ़ायदा हुआ कि चूँकि बचपन से ये चश्मा का कोर्सेज और ये सब कर लिया था, पेरेंट्स को बिजनेस मैसेज करता था, तो एज अ स्टूडेंट क्लास में अपने स्कूल में कभी शाबाशी तो नहीं मिली थी। वो हमेशा फर्स्ट आता था, लेकिन नीचे से। अच्छा। तो जब अलीगढ़ में एडमिशन हुआ और जब टीचर क्लास में कुछ पूछते थे ना कि भाई हैंड यूटिलाइजेशन करना है, ये करना है, वो करना है, तो संयोग से मैं जल्दी जल्दी कर लेता था क्योंकि वो किया हुआ था। हाँ। तो अंधों में काना राजा, मतलब एक हो गया कि यार बच्चे को नॉलेज तो अच्छा है, प्रैक्टिकल में आप अच्छे थे। और जब पहले साल का एग्जाम हुआ तो हमारे 38 के बैच में से 18 लोग पास थे और मैं टॉप 5 में था। तो पहली बार लगा कि यार पढ़ने का कॉलर ऊपर करने का थोड़ा मन तो बनता है। पढ़ाई में इंटरेस्ट वहां से शुरू हुआ। ओके, मतलब पढ़ाई किया फिर आपने? हाँ, वहां से सीरियसली पढ़ाई शुरू की। और तब लगा कि यार पहले पढ़ लिए होते तो थोड़ा ज्ञान ज्यादा होता। फिर लगा कि अगर पहले पढ़ लिए होते तो आज ये सब कर नहीं रहे होते, ये सब मौका नहीं मिलता। इसकी भी जरूरत थी ना सर। हाँ। आगे काम तो आता ही है। तो एक चीज मैं अपने लाइफ में मानता हूँ, जो होता अच्छे के लिए होता है, एंड एवरीथिंग इज डेस्टिनेटेड। ठीक है ना। अगर कई ने राम जी को नहीं बोला होता या भरत के लिए नहीं मांगा होता तो ये कहानी कहाँ से सुनते? तो रामायण होता ही नहीं। वो कहानी कहाँ से सुनते? तो सब कुछ लिखा हुआ है। आप एक पात्र हैं जीवन में, आए हैं कुछ दिन के लिए, जो बताया जा रहा है करते चले जाइए। तो मैं अपनी लाइफ में कैलकुलेशन कुछ नहीं करता हूँ। अच्छा, तो बिहार तभी छूट गया था या बिहार बाद में छूटा? नहीं, बिहार बाद में छूटा। बिहार में बाद इस हिसाब से छूटा कि अलीगढ़ से जब पढ़ के पटना गया तो एक था कि भाई डॉक्टर साहब वाला टाइप का भी ऑप्टोमेट्रिस्ट हुई है। पटना में कुर्जी हॉस्पिटल है, वहाँ जॉब किया। मुझे आज भी याद है, पहले महीने का चेक मुझे 250 रुपये का मिला था। और उस जमाने में स्कूटर में 50 रुपये में 5 लीटर तेल आ जाता था। अच्छा। तो पेट्रोल तो निकल ही जाता था, बाकी खाना पीना दुकान से निकाल लेते थे, जेब खर्चा। तो 1998 से लेकर के 2002 तक तो पटना कुर्जी हॉस्पिटल, अपनी दुकान, ये सब चल रहा था। और इस बीच में मैंने रियलाइज़ किया कि आज मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ अपने फादर के साथ, और मेरे यहाँ का कोई पुराना सेल्समैन या मेरे यहाँ का कोई पुराना स्टाफ जो काफ़ी सालों से है, बाद में उसने अपना बिजनेस शुरू करने का प्लान किया, उसने बाजू में एक दुकान खोल लिया, वो भी वही दुकानदारी कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ। तो मेरे मन में आया कि भाई सेल्समैन जो 10th पास है
वो आज के डेट में मेरा कॉम्पिटिटर है। हम्म। तो मेरे पढ़ाई करने का या उसके नहीं पढ़ाई करने में फ़र्क क्या है? फर्क क्या है और फायदा क्या है? I mean, how I can differentiate between both of us? कल को कोई कंपनी वाले किसी चीज़ को करते हैं, बुलाते हैं, तो वो भी जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ, सब चीज़ें बराबर बराबर हैं। तो फिर बहुत ज़्यादा मुझे पढ़ाई का वैल्यू समझ में नहीं आना शुरू हुआ। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे चश्मा वाला तो नहीं बनना है। हम्म। वो एक दिमाग में बैठ गया था कि मुझे केवल ये नहीं करना है। और कोई लोग आते थे कि भाई चश्मा टेस्ट कर लीजिए, तो भाई अरे पापा का चूंकि पुराना सर्किल था पटना का, तो भाई उनका लड़का जरा टेस्ट कर दीजिए। और हमारे शॉप का नाम इस कदर था कि आज भी पटना में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया के प्रथम राष्ट्रपति हैं, उनकी म्यूजियम में चले जाइए तो वहाँ जो चश्मे का कवर रखा है म्यूजियम में, वो क्राउन ऑप्टिकल्स का ही रखा हुआ, क्राउन स्पेक्टिकल्स का। अच्छा। हाँ जी। तो उस समय का एक पुराना लिगेसी था, लेकिन मुझे था कि मुझे लिगेसी तो चलानी है, लेकिन मुझे चश्मा वाला बन के नहीं चलाना है। क्योंकि ना कहा जाता है कि बिजनेसमैन का या बनिया का इज्जत नहीं होता है, वो कोई भी आगे चढ़ के चला गया वाली बात है। उस जमाने में सेल टैक्स ऑफिसर आ गए, इनकम टैक्स आ गया, तो देखता था कि चीज़ें इधर उधर हिलनी शुरू हो गई। मुझे लगता था मुझे ये नहीं करना है, मुझे चीज़ें अपने हिसाब से चलानी है। इस बीच में पता चला जापान में कोई इवेंट हो रहा है, तो मैंने सीनियर से बोला कि सर जापान में सुना है कि वो ये बड़ा इवेंट हो रहा है, अगर मौका लगे तो नाम रिकमेंड कीजिएगा। तब आप काम क्या करते थे बेसिकली? क्या मतलब आई चेकअप का काम करते थे? क्या करते थे? पटना में अपनी क्लिनिक रन कर रहा था। उसमें क्या मतलब जनरल आई टेस्टिंग, किसी का कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम है, जलन पानी के लिए, जो प्राइमरी आई केयर में होता है, जिस प्रॉब्लम के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं वही कर रहा था। और अभी किस नाम से जानते हैं आपको? अभी आपके नाम के पीछे क्या लिखा जाता है? बस डॉक्टर राजीव प्रसाद। अच्छा। हाँ। और अपना स्पेशलाइजेशन किस चीज में है? मेरा कोर स्पेशलाइजेशन लो विजन है, लो विजन। लो विजन रिहैबिलिटेशन। बट अब थोड़ा सा चेंज हुआ है, मैं डिटेल में बताता हूँ आपको जी। अभी हम चलते हैं, जापान चलते हैं अभी। अच्छा हाँ। तो सो बेसिकली जब मैंने सीनियर को बोला कि सर ऐसे ऐसे ट्रेनिंग है जापान में, तो उन्होंने मना कर दिया, अरे ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया से 4 लोगों को था और जो लोगों को 10 साल 12 साल का एक्सपीरियंस है वही जाते हैं उसमें। बट किस्मत से क्या होता है ना कि कई बारी लिखा रहता है आपके लिए। गुजरात में एक इवेंट हो रहा था 2004 में, और इंडिया का कुछ बड़ा इवेंट था, नेशनल गेम्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो वर्ल्ड गेम्स के लिए टीम जानी थी। सो जापान के इवेंट में मैं वॉलंटियर करा था और यूएस से कुछ लोग आए हुए थे। तो उन्होंने मुझे वॉलंटियर करके देखा। तो नॉर्मली फॉरेनर सब आते हैं ना, तो इधर फोटो लेते हैं, उधर फोटो लेते हैं। तो कहीं से उन्होंने मुझे देखा काम करते हुए। फिर एक इवेंट पटना में हुआ, तो पटना में भी मैं वहाँ के ऑर्गेनाइज़र को बोला कि भाई मैं ऑलरेडी दिल्ली वगैरह इवेंट्स में गया हूँ, सो यहाँ कुछ होगा तो बताइए कि मैं वॉलंटियर करूँगा। तो वहाँ उन लोगों ने मुझे देखा। तो यहाँ से जब इंडिया से 4 लोगों का मेरे सीनियर ने लिस्ट भेजा, तो वहाँ से उन लोगों ने भेजा कि ये 4 तो ठीक है, एक और चाहिए, हमें ये लड़का चाहिए। उन्होंने वहाँ से फोटो भेजा हाँ। कि इसको हमने काम करते देखा, एंड ही इज़ वेरी सिंसियर। हाँ। तब मुझे फ़ोन आता है कि राजीव, आई थिंक यू डिजर्व, सो तुम्हारा नाम मैंने रिकमेंड किया है। अच्छा, ये नहीं बताया कि मांगा क्या है? वो तो बाद में मेल ट्रेल पता चला तो समझ में आया कि क्या है। हाँ। अच्छा, मेरा पासपोर्ट भी नहीं था। हाँ। जब उन्होंने बोला, और मैं, अच्छा मेरे पास लगातार स्पेशल ओलंपिक्स इंटरनेशनल से मेल आ रहे थे, मुझे लगता था जंक मेल है, कोई मुझे विदेश क्यों बुलाएगा। सही बात है। ना पासपोर्ट है, ना इंग्लिश बोलना जानता हूँ ढंग से। तब इंग्लिश भी नहीं आती थी। यू कम माई गो वाली हिसाब किताब था, वो जो अपना बिहारी वाला इंग्लिश होता है। सो वही चल रहा था। तो फाइनली जब कंफर्मेशन आया और सडनली मुझे लगा कि, फिर मुझे वहाँ से फ़ोन आया कि राजीव यू हैव बीन सेलेक्टेड, आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि यार बात सीरियस है ये। मैंने तुरंत पापा को बताया। उस समय में बिहार के चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे जीएस कंग। अच्छा। तो जीएस कंग के पास पापा लेके गए कि भाई बेटा कैसे ऐसे इन्विटेशन आया है। जीएस कंग ने अपना एक आईएएस का जो रिकमेंडेशन होता है, उन्होंने अपने लेटर हेड पे लिख कर दिया, और 48 घंटे में मेरा पासपोर्ट बन गया। फटाफट मैंने अप्लाई किया और पासपोर्ट ऑफिसर बुलाया, फटाफट हो गया। सो पासपोर्ट जब बना, जापान गया, ट्रेनिंग करके आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा और सेटिस्फैक्शन मिला कि ये कुछ काम है जो समाज के लिए, हर चीज़ आप अपने लिए, पैसे के लिए, कमर्शियली सोच के नहीं करते हैं। तो मैं काफ़ी समय से वॉलंटियर कर रहा था, मुझे बड़ा मज़ा आया। इस बीच में क्या हुआ कि अफगानिस्तान में जब तालिबान वार चल रहा था 2005 के आसपास में, तो वहाँ पर हुआ कि भाई मेडफेस्ट इवेंट हो रहा है और वो लोग सर्च कर रहे हैं कि कोई जाए। तो इंडिया में जितने लोगों को ट्रेन किया था उन्होंने, एशिया में जितने लोगों को ट्रेन किया था, सबको बोला कि वैसे ऐसे अफगानिस्तान में इवेंट है। तो मोर और लेस सब ने मना कर दिया कि तालिबान वार चल रहा है, कौन जाएगा। और ऐसा नहीं है कि वो सिंगापुर और हांगकॉन्ग की बड़ा सुंदर कंट्री अब घूमने जा रहे हैं, वहाँ रेत में कौन जाके घूमेगा, एक्सेप्ट कि खुदा गवाह की शूटिंग वहाँ हुई है, अमिताभ बच्चन ने किया था। तो जब मेरे पास लास्ट में कॉल आया, तो आई वॉज द यंगेस्ट एंड लास्ट पर्सन टू बी कॉन्टैक्टेड। तो मैंने बोला मैं जाऊँगा। शादी तब तक नहीं हुई थी, घर वालों ने बोला अरे दिमाग खराब है, ये है वो। मैंने कहा मरना लिखा है तो वहाँ जाके मर जाएंगे। सही बात। और अगर उस दिन
मरना लिखा है तो यहाँ पर भी रोड एक्सीडेंट हो जाएगा, और सही। बचना लिखा है तो वापस आऊँगा। घर वालों के अगेंस्ट अफगानिस्तान गया, ट्रेनिंग दी वहाँ पर, डॉक्टर्स को, नर्सेस को ट्रेनिंग दी, और बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा वहाँ का, क्योंकि अफगानिस्तान एक ऐसा कंजर्वेटिव कंट्री है जहाँ पर कि मेल फीमेल अलग रहते हैं, अलग एरिया होता है। और मुझे आज भी याद है कि मेरे साथ हमारे कलीग थे, हरप्रीत सिंह दिल्ली में ही रहते हैं। सो हम लोग जब गए, और जॉन नागराजन चेन्नई में हैं, तो हम लोग तीनों जब गए तो जेंट्स को, डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देनी थी। तो जो एरिया था जहाँ पर वो चीज़ें होनी थी उसका नाम था चमन हुजूरी। चमन हुजूरी। हाँ, चमन हुजूरी मतलब हुजूर के लिए। और लेडीज़ का जहाँ सारा कुछ होना था उस जगह का नाम था बागे जनाना। बागे जनाना। हाँ। जनाना मतलब हमारे यहाँ हाँ। भाई लेडीज़ को तो ऐसे ऐसे होता था। और बट इट वेंट फैंटास्टिक, बहुत अच्छा रहा। काशिफ करके एक बीबीसी के न्यूज़ रिपोर्टर थे, उन्होंने बड़ा अच्छा कवरेज किया। और वो इवेंट जब करके मैं आया तो मुझे बड़ा मज़ा आया। और उस इवेंट के जाने के दौरान एयर अफगाना था शायद, जहाँ जिससे हम लोग गए थे। पहली बार जब मैं जापान भी गया था तो पहली बार हवाई जहाज़ पे चढ़ा था, जेट एयरवेज में, पटना से रात में चलता था। तो नहीं होता है कि नया आदमी हवाई जहाज़ में बैठता, थोड़ा सोफा पे बैठ के अरे यार हवाई जहाज़ है टाइप से, तो वही हालत थी। लेकिन जब अफगानिस्तान जा रहा था तो पहली बार मैंने एयर होस्टेस नहीं देखा, वो सारे मेल थे। अच्छा। तो हम लोग मजाक भी कर रहे थे यार एयर होस्टा भी होता है। और वो अफगानिस्तान का आदमी हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा 6 फीट का, तो बड़ा ऐसे करके देखना पड़ता था, सिर उठा करके। आपने कहानी सुनी थी कि बहुत अच्छी अच्छी एयर होस्टेस होती हैं जब एयर जापान गए थे जाल एयरवेज से या जेट एयरवेज से, तो यही पता था कि भाई एयर होस्टेस होती है। पहली बार एयर होस्टा देखा था मेल क्रू मेंबर। तो खैर बहरहाल इवेंट हुआ, अच्छा हुआ। वहां से आए तो यूएस में उनको लगा कि भाई बंदे में दम है और ये इवेंट करा रहा है। मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती कि चली गया। उस समय जो एशिया पैसिफिक के मैनेजिंग डायरेक्टर थे ट्रॉय गराइसन, ट्रॉय ने मुझे दिल्ली इनवाइट किया और एक इवेंट मिला और हैदराबाद में करने का। हैदराबाद में इवेंट किया और वो बड़ा इम्प्रेस थे कि भाई ये लड़का हमारे लिए इतना वॉलंटियर करता है, इसको क्यों नहीं ज्वाइन कराते हैं। और उस समय एशिया पैसिफिक में एक लड़की थी, तो कुछ इशू हो गया था, तो शी वाज सैक्ड एंड वो पोजीशन ओपन था। तो मुझे उन्होंने फ़्लाइट का टिकट भेजा कि राजीव आ जाओ, बैठ के बात करते हैं। उन्होंने ऑफ़र किया, तो मैंने बोला कि नहीं सर, पटना में प्रैक्टिस में मैं नहीं करूँगा। तो उन्होंने पूछा कितना कमा लेते हो। उस ज़माने में 12-15 हज़ार रुपये जैसी प्रैक्टिस हो गई थी, 30-50-100 रुपये की फ़ीस के हिसाब से चलता था। तो बड़ा आगे बढ़ करके हिम्मत करके बोला कि 35-40 तो कमा ही लेते हैं। मैंने कहा इससे ज़्यादा झूठ कितना बोले। सही बात है। तो बढ़ा के बोला और उन्होंने बोला कि राजीव कॉस्ट कुछ भी हो, वी वांट यू। हम पिछले 4-5 साल से तुमको देख रहे हैं, तुम बहुत सिंसियर हो और ईमानदारी से कर रहे हो, और जो चीज़ें तुम करके ले आते हो ये कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। मैं फंड रेजिंग भी कर देता था उनके लिए, वॉलंटियर के तौर पर। मानसिक संतुष्टि मिलती थी कि समाज के लिए कुछ कर रहा हूँ। और पिताजी चूंकि सोशल वर्क में थे तो शैतानी तो अंदर कूट के भरा हुआ था, लेकिन पिताजी वाला वंश तो था ही था कि भाई अगर कोई गरीब है, कोई तकलीफ में है, तो उसको थोड़ा हेल्प करने में क्या बुराई है। मुझे आज भी याद है कि थोड़ा सा बीच में फाइनेंशियल क्राइसिस का समय था और पापा कहीं से 50 रुपये लेके आए थे और बीच में कोई आदमी आ गया कि भैया बेटी की शादी है। पापा ने 50 उठा के दे दिया। अच्छा। हाँ, मैं उल्टा चिल्ला रहा था कि आप ब्याज भरेंगे इसका, 2% 3% ब्याज भरेंगे, आपको किसी को देना है, क्यों दे रहे हैं? बोले यार उसको जरूरत ज्यादा है मेरे से। तो वो सब चीज कहीं ना कहीं था दिमाग में कि भाई अपना सॉफ्टवेयर उसी तरह का था, सॉफ्टवेयर उसी तरीके से डेवलप हुआ था एक्चुअली। तो जब उन्होंने ऑफर किया फिर मैं घर आया, मैं बोला पापा को कि पापा वैसे ऐसा ऑफर किए हैं। बोले तुम्हारा दिमाग खराब है, एक जगह टिकते ही नहीं हो, कभी ये कभी वो, हर दिन नया नया बात करते हो। हम बोले पता नहीं क्यों, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी है, मैं मिस करने का मन नहीं कर रहा है। तो बोले कि देख लो तुम। अच्छा, पटना में बोरिंग रोड में एक नया क्लिनिक खोले थे कि मुझे दुकान से अलग करना है, मुझे क्लिनिक खोलनी है। वो क्लिनिक खुला था रिसेंटली। और इसी सब आगे पीछे के दौरान में ना 2002 में एक और इंसिडेंट हुआ था, वाकया, जहाँ से मेरा एक लो विजन आज जो कर रहा हूँ वहाँ से शुरू हुआ था। एक काफ़ी सीनियर थे कॉन्फ्रेंस में, नवल बालीवाला, उनसे मुलाकात हुई, उनसे डिस्कशन हुआ कि सर मैं बड़ा कन्फ्यूज हूँ, क्या करूँ। और उस बीच में लेटरल एंट्री से बैचलर्स मिला तो बैचलर्स कर लिया, तो समझ में नहीं आ रहा था। मैंने उनसे डिस्कस की तो उन्होंने बोला वो इंडिया में फादर ऑफ ऑप्टोमेट्रिक कहे जाते हैं। अच्छा। नवल बालीवाला बॉम्बे के हैं सर, हमारे कॉलेज के ही सीनियर हैं। तो नवल सर ने बोला कि राजीव लो विजन एक नया सब्जेक्ट है और नया नया शुरू हो रहा है, एलवी प्रसाद हैदराबाद वहाँ फेलोशिप शुरू कर रहा है, आई थिंक यू शुड गेट इनटू इट। और एलवी प्रसाद का नाम इस हिसाब से था कि बचपन में अगर आप याद कीजिए टीवी में एक ऐड आता था अमिताभ बच्चन ऐश्वर्या राय का, नेत्रदान कीजिए, तो वो एलवी प्रसाद वही इंस्टीट्यूट है। अच्छा। मुझे लगा कि भाई ठीक है सर, एडमिशन कैसे होगा। अच्छा, मुझे पता था अंदर से कि पढ़ने लिखने वाला तो हूँ नहीं, एग्जाम दूंगा, पास करूंगा नहीं।
तो सर ने बोला कि नहीं रिटन एग्जाम नहीं, इंटरव्यू है। मैंने कहा वो तो मैं तोड़ फोड़ के निकाल लूंगा। तो खैर फ़ोन पर डॉक्टर सरफराज खान एचओडी थे, फ़ोन पर बात हुई, एप्लीकेशन डाला, किस्मत से सिलेक्शन हो गया। पूरे इंडिया से 2 लोगों को लिया जाना था। एप्लीकेशन अच्छा पूरे साल में 2 लोगों को ही लिया जाता था। एप्लीकेशंस दिया, इंटरव्यू हुई, पता नहीं भगवती की क्या इच्छा थी, किस्मत से हो गया। हैदराबाद से 3 महीने की फेलोशिप करके आ गया था। तो तब एक था कि लगा था कि मैं नॉर्मल ऑप्टोमेट्री से एक एज ऊपर हूँ, स्पेशलिटी कर रहा हूँ। तो मैं पटना के सारे डॉक्टर से मिलता था कि सर ऐसे है वैसे है, ये चीज़ें करता हूँ। और उस ज़माने में पटना में एक सज्जन है जिनको आज भी मैं याद करता हूँ, उनका बड़ा सपोर्ट रहा है, डॉक्टर अखौड़ी शशिभूषण सहाय, मैं उनका नाम लूँगा। एसबी सहाय मुझे बड़ा मानते थे, बोलते थे कि लड़का कुछ तो अलग करता है। तो मैं जब लो विजन करके आया, और 2002 में ही भारत सरकार ने इंडिया के 5 मेडिकल कॉलेज को लो विजन के लिए 5-5 लाख रुपए का फंड दिया था। अच्छा। तो सर ने बोला कि भाई राजीव, अपने कमेटी में बात की कि भाई राजीव के अलावा लो विजन तो कोई जानता नहीं है, और मेडिकल बुक्स में भी 1-2 पेज से ज़्यादा मिलता नहीं है, फेलोशिप करके आया है। तो उस समय जितने डॉक्टर्स थे, एक होता है ना कि मेडिकल कॉलेज में एक नॉन एमबीबीएस कैसे आके बोल सकता है, ईगो वाली बात थी। तो बोले कह रहे ऑप्टोमेट्रिस्ट को कैसे आप बुला सकते हैं मेडिकल कॉलेज में टॉक देने के लिए। तो हुआ कि नहीं, राजीव के अलावा किसी को पता ही नहीं है। पता ही नहीं, तो फिर करो क्या? तो एसबी सहाय सर ने ये किया कि ठीक है 1 महीना का टाइम देते हैं, तो मुझे तो भारत सरकार को जवाब देना है कि कुछ किया है इसके ऊपर। इस बीच में सर ने बोला कि राजीव देखो, मेरे हिसाब से किसी को डिटेल कुछ मिलेगा नहीं, मुझे मालूम है 1 महीने के बाद मुझे फंड वापस करना पड़ेगा, और तुम जानते हो, तो मेरे हिसाब से तुम जितना जानते हो लो विजन के बारे में उसको लिखना शुरू करो। ये बात है 2002 की। लिखना शुरू किया और ऊपर वाले की कृपा से 60 पेज का किताब तैयार हो गया। बड़े इंसिडेंट हुए आपको, मतलब जो चीजें आपके विरोध में गई, आपने चैलेंज के तौर पे लिया, वही आपकी उपलब्धि बनती चली गई। एग्जैक्टली यही हुआ है। सो 1 महीने के बाद जब मीटिंग हुई और जो भी डॉक्टर्स थे वहाँ, उन्होंने बोला कि भाई लो विजन पे तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो सर फंड वापस किया जाए। तो बोले कि नहीं, जब लड़का है, मैं जानता हूँ उसको नॉलेज है, तो क्यों नहीं। तो सर को ये पता चल गया था कि भाई किताब लिख चुका है। तो सर ने बोला देखो राजीव, कोई पब्लिशर मिलेगा नहीं, छपवाने वाला कोई मिलेगा नहीं, तुमको खुद छपवाना पड़ेगा और तुमको बांटना पड़ेगा। मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकता हूँ, प्लेटफॉर्म दे सकता हूँ। एंड ये जो मैंने आपको पहले इंसिडेंस बताया कि जब डॉक्टर साहब ने मुझे बोला था कि चश्मे वाले के बेटे हो, संजोग से ये मौका आया। आई थिंक 16 अगस्त 2002 की बात है। पीएमसीएच में मैं एज अ फैकल्टी इनवाइटेड था लो विजन सेमिनार के लिए, और वो डॉक्टर साहब वहीं सामने बैठे हुए थे। ओह, मतलब आप गेस्ट थे, वो ऑडियंस में थे? ऐसा? वो ऑडियंस थे और मैं गेस्ट स्पीकर। वही मैं कह रहा हूँ, आप तो अंदर से जो एक संतुष्टि होती है ना, इसको आज तो मैंने क्रैक कर लिया। असली सक्सेस इसी को कहते हैं, जहां आपको रिजेक्ट कर दिया जाए, और आप वहां इस तरह से आए कि रिजेक्ट करने वाला आपके ऑडियंस बन जाए। एग्जैक्टली। तो मेरे उस दिन जो एक अंदर से सेटिस्फैक्शन होता है ना, कि आज आपने बोला था कि ये अपने परिवार के खराबी का कारण बनेगा, आज मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। नहीं, आज मैं आप लोगों के बिजनेस को उद्धार करने का कारण बन रहा हूं। हाँ। अच्छा, लो विजन जो है ना, लो विजन को भी इंडिया में अलग तरीके से दिखा, तो वो एक सेटिस्फैक्शन मुझे मिल गया था। भगवान के दया से टाइम्स ऑफ इंडिया ने अच्छा कवरेज किया उसको, और काफ़ी अच्छे से सारा कुछ हुआ था। और लो विजन को बिल्कुल नया चीज़ था। लो विजन को लोग मानते थे अरे कुछ नहीं। लो विजन का मतलब क्या होता है ना कि आपकी आँख की रोशनी बहुत कम हो गई है। लो विजन का जो WHO का डेफिनेशन है कि भाई 6/18 से आपको नीचे नहीं दिखता है, आप अपना रोज़मर्रा का काम नहीं कर पा रहे हैं, कोई दवाई, चश्मा, लेज़र ऑपरेशन से ठीक नहीं हो सकता है, तो उन लोगों को लो विजन डिवाइसेस दिया जाता है। मतलब आंखों की बैसाखी दी जाती है। किसी का टांग कट गया, दौड़ तो सकता नहीं है, नहीं तो बैसाखी दी जाती है। आप पढ़ना चाहते मैग्नीफाइंग ग्लास से पढ़िए, दूर देखना चाहते दूरबीन देखिए। तो प्रोडक्ट बेस्ड था। तो मैं जब करके आया था और ये सब चीज़ें चल रही थी तमाम, तो जब स्पेशल ओलंपिक्स में हो गया, उसके बाद मैं वापस इस पर आता हूँ कि मेरी शादी की बात चल रही थी और मैं बार बार बोलता था ट्रॉय ग्राइसन को कि सर मुझे ज्वाइन नहीं करना, मेरी प्रैक्टिस ठीक ठाक है। और अंदर से था कि यार एक्सेप्ट करूँ ना करूँ, 40,000 देने के लिए अगला बोल रहा है। फिर मैंने नेगोशिएट किया। अच्छा, 2005-06 में ना 40,000 रुपये बड़ा बात होता है, बड़ी रकम थी। तो शादी इधर फाइनल हुआ, और कहा जाता है ना कि घर की लक्ष्मी आए तो रास्ता लेके आती। मेरा दिमाग ना था, पता नहीं एंगेजमेंट हमारा फाइनल हुआ और मैंने क्या मन में आया, मैंने उनको बोल दिया कि ठीक मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो मेरी वाइफ का रोल मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा है। हर वाइफ का रोल लाइफ में होता है, लेकिन किस तरह का होता है वो तो बात की बात है। नहीं देखिए, एक चीज बताऊं, घर की जो स्त्री होती है ना, आप ऐसे देख लीजिए कि हिंदू धर्म में आप कुछ भी मांगने जाए, आपको स्त्री से ही मांगना है। हाँ, लक्ष्मी, सरस्वती और रौद्र रूप के लिए काली, या शक्ति के लिए दुर्गा।
दुर्गा। आपको जाना उन्हीं के पास है, आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। शिव जी ऐसा डमरू बजाते रह जाइए अकेले, ठंडा में कैलाश पर होना जाना कुछ नहीं है। सृजन तो वहीं से होता है, सृजन यहाँ पे वहीं तो से होता है। विध्वंस होता है, यहाँ पे वहां से सृजन होता है। तो इंगेजमेंट जब हमारा हुआ, पता नहीं क्या दिमाग में आया और मैंने हाँ बोल दिया। मेरी ज्वाइनिंग 1 मई 2006 को थी शायद, और ज्वाइनिंग होनी थी इंडोनेशिया में, अच्छा। और 29 अप्रैल की हमारी शादी थी। हाँ। तो मैंने अपने बॉस से बात की, ट्रॉय से, कि भाई ऐसा ऐसा है। तो बोले कि वाइफ को भी ले आओ। तो मेरा हनीमून कम वर्किंग ट्रिप हो गया। वो बात अलग है कि वाज भी कोसती है कि लेके क्यों गए थे, क्योंकि मैं दिन भर मीटिंग में लगा रहता था, शाम में कमरे में घुसता था। हाँ, ये है कि बस 3-4 दिन में इसको मैंने होटल दिखाया था, 7 स्टार 5 स्टार जो भी है। वैसे सर, इंडोनेशिया लोग ज्यादातर जाना चाहते हैं कि जो हनीमून का टाइम हो, या ऐसे भी जिंदगी में लोग इंडोनेशिया जाना चाहते हैं। तो वो बाली जाते हैं, अच्छा। जकार्ता नहीं जाते हैं। अच्छा, आप जकार्ता कहते हैं। जकार्ता था। सो मतलब इस तरीके से चीज़ें। और हाँ, ये जरूर मैं बोलूँगा कि वो 4-5 साल जो स्पेशल ओलंपिक्स में मैंने गुजारा, मेरे लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है। काफ़ी कुछ सीखने को मिला, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला। और यूएस फर्स्ट नेशनल गेम्स हो रहा था इडाहो में, सॉरी आयोवा में, इंडिया से मैं गया। तो ये जो इंटरनेशनल का जो दौर था मेरा, वो वहाँ से शुरू हुआ। मतलब उसके बाद डॉक्टर राजीव निकल के सामने आए, जो आज एक्चुअल में हम लोग के सामने है। उस 4-5 साल का बहुत बड़ा रोल है इसमें। देखिए, आप एक चीज समझिए कि डॉक्टर, यू आर कॉल्ड एज ए डॉक्टर बाय डिग्री, कि आपने एमबीबीएस किया, एमएस किया, एमडी किया, जो भी किया, या आपने पीएचडी किया। बट मुझे लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो यू शुड फर्स्ट बी अ ह्यूमन बीइंग देन अ डॉक्टर। पेशेंट जब आपकी क्लिनिक में आता है, और पेशेंट जब ये सोच के आता है कि भाई, और कहा जाता है आज के डेट में, पहले भी कहा जाता था कि डॉक्टर को भगवान का रूप देखा जाता है। आजकल चीज़ें थोड़ी सी कमर्शियलाइज हो गई हैं, ठीक है। हर चीज़ों को हम कमर्शियल एंगल से देखते हैं। जिस गांव के पिता ने अपने बच्चे को ज़मीन जायदाद बेच करके पढ़ाया है एमबीबीएस, तो उसको लगता है कि बस पास किया और कैसे फटाफट निकाल ले वो पूरा जो इन्वेस्टमेंट। आप पुराने जमाने को याद कीजिए कि जब बचपन में छोटे थे और मोहल्ले के डॉक्टर के पास जाते थे, बच्चे को पेट में दर्द, वैसे नर्स पकड़ता था, बोलता एक काम करो ना, ये वाला डाल लो। आज के रेट में आप कहीं भी चले जाइए, चीज़ें एडवांस हो गई है, एविडेंस बेस की हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ है कि आजकल एविडेंस के चक्कर में ना, पेट में दर्द है, ये जांच कराओ, ये जांच कराओ, ये जांच कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ। वो जब तक 10-12 हज़ार का जांच नहीं होता है, तब तक चीज़ें आगे बढ़ती नहीं। बेसिकली आजकल जो 5 स्टार हॉस्पिटल चल रहे हैं ना, वो डर पे चल रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं इसको थोड़ा सा अलग नजरिए से देखता हूं। हो सकता है मेरा पर्सनल व्यू हो। आज भी जो आईएएस आईपीएस बन के निकलता है, 60% आप परसेंटेज देख लीजिए, 60-70% वो लोग हैं जो सरकारी स्कूल से पढ़ के निकले हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो एमबीबीएस पास करके निकलता है, एम्स के या किसी सरकारी कॉलेज के एक 4th ईयर एमबीबीएस को जो नॉलेज होगी, मतलब उसको हम ऐसे मानेंगे सर, एक पढ़ा हुआ है, दूसरा कढ़ा हुआ है, और पढ़ा हुआ हमेशा पढ़े हुए से आगे होता है। देखिए, एम्स में ना 2nd, 3rd ईयर, 4th ईयर का जो बच्चा है ना, वो पूरे दुनिया का केस आता है एम्स में। तो वहाँ जो पेशेंट पहुँचते हैं ना, वो सब चीज़ करा के पहुँचते हैं मोटा मोटी। सर, आप कुछ बड़े संस्थानों का जिक्र कर रहे थे और बड़े होप के साथ लोग वहाँ जाते हैं। मैं भी गया था, मेरे साथ भी मेरे स्पाइन में प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन कई बार ना कुछ ऐसी जगहों से होप मिलती है जहाँ से आपको उम्मीद ही नहीं होती। और मैंने सुना है कि आप कहते हैं कि आप फेल हुए लोगों के डॉक्टर हैं, जहाँ आप लोग अगर हर जगह से हार चुके हैं तो आइए मेरे पास। क्या है ये, मतलब ये टेक्निक कहूँ, बिजनेस के लिए, ये कहूँ कि यही सत्य है? देखिए, मैं अपने सेंटर को नॉर्मली बोलता हूँ कि ये फेलियर सेंटर है। फेलियर सेंटर कई वजहों से बोलता हूँ। आई केयर के दुनिया में अगर आप जाएंगे तो लो विजन माना जाता है कि अंतिम रिजॉर्ट है सो कॉल्ड आई ट्रीटमेंट के लिए या रिहैबिलिटेशन के लिए। तो मैं 2 नज़रिए से लो विजन को देखता हूँ। एक लो विजन जो बाकी हॉस्पिटल्स में दिखाया जाता है, प्रोडक्ट बेस्ड होता है कि मैग्नीफाइंग ग्लास से नज़दीक पढ़ लीजिए, दूरबीन से दूर देख लीजिए। ये मैं थोड़ा अलग नज़र से देखता हूँ। इस हिसाब से वो ये है कि चूँकि मैंने स्पेशल ओलंपिक्स में काम किया है, चूँकि मैंने लो विजन फेलोशिप की है, तो मैं इस हिसाब से देखता हूँ कि मेरे पास जो पेशेंट आया है, एक तो विजन लॉस है जिसकी वजह से वो जूझ रहा है। दूसरा ये है कि इस विजन लॉस की वजह से इसकी लाइफ पूरी तरीके से चरमरा चुकी है।
कोई 40 साल का बंदा जो कहीं जॉब कर रहा था, उसकी नौकरी चली जाती है रोशनी जाने की वजह से। अपने घर में कमाने वाला वो इकलौता शख्स है, 2-3 बेटियां या बेटे हैं जिसको उसको पढ़ाना है। और परिवार में जब होता है ना कि जब आपका बुरा समय आता है तो परिवार वाले भी साथ छोड़ देते हैं। बाकी दुनिया को छोड़ दीजिए, अपने सगे माँ बाप भाई बहन भी कई बार आपसे कटने लगते हैं, यार इसका खर्चा उठाएगा कौन, क्योंकि हम बोझ बन जाते हैं, फिर बोझ बन जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ जब मैं यूएस की जॉब छोड़ करके पटना आया था। तो मैं उस नज़रिए से अपने लाइफ के चीज़ों से कनेक्ट करना शुरू करता हूँ कि, और मैं नॉर्मली अब पेशेंट्स को बोलता हूँ दैट आई एम नॉट वर्किंग ऑन योर विजन, आई एम वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। और मेरा टॉक्स भी मैक्सिमम जगह जब मैं देता हूँ तो मैं यही देता हूँ, हाउ यू नो वर्किंग ऑन प्राइमरली ऑन क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल विद विजुअल इम्पेयर्ड। मैं आपकी बीमारी ख़त्म नहीं कर सकता हूँ। इंडिया के सारे तमाम बड़े संस्थानों ने कहा है कि भाई अब आपका इलाज नहीं हो सकता है, ऑपरेशन कर दिया नहीं सक्सेस हुआ, दवाइयाँ चली नहीं सक्सेस हुआ, रिएक्शन हो गया। तो मैं इस हिसाब से देखता हूँ कि अगर उनकी रोशनी जितनी है उसमें 5% का इजाफा या 10% का भी इजाफा हो जाए, और अब तो खैर मैं न्यूरो ऑप्टोमेट्री करने लगा हूँ तो मैं काफ़ी सारे R&D कर रहा हूँ और बड़ा अच्छा सक्सेस मिल रहा है, जिसमें मैं डिवाइस की तो बात ही नहीं करता हूँ, लो विजन डिवाइसेस में देता ही नहीं हूँ। आज आपका डिवाइस ख़राब हो गया, आप मेरे पास अच्छे अच्छे जगह से लो विजन पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने कहा जी मुझे ये मैग्नीफाइंग ग्लास मिला है, ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिला है। क्वेश्चन ये है कि किसी भी आदमी का कॉन्फिडेंस, आपके पास पैर नहीं है, आप चल नहीं सकते हैं, बैसाखी मिला हुआ है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बैसाखी में डुला रहेगा कि बैसाखी अगर हिला डुला कुछ हो गया मैं गिर जाऊंगा। तो मेरा कोशिश होता है कि मेरे पास आने वाले तमाम जितने पेशेंट हैं उनको उनके करंट विजन के साथ उनकी लाइफ इंडिपेंडेंट कैसे बनाई जाए उस पर काम करता हूं, ताकि उनका कमाई, उनका अपना घर का तरीका, या लेडीज़ हैं जो रोशनी चली गई है जिसके वजह से अपना रोज़मर्रा काम नहीं कर पाती, हस्बैंड के शर्ट में बटन नहीं टाक रही हैं, सुई धागा में नहीं जा रहा है, चीनी और नमक में फ़र्क समझ में नहीं आता चाय बनाते समय, क्योंकि दोनों सफ़ेद आँख से दिखता नहीं है। कई लेडीज़ रोती हैं कि भाई मेरे से घर में हस्बैंड के लिए चाय तक नहीं बना सकती हूँ, हाथ जल जाता है खाना बनाने में। तो मेरा कोशिश ये होता है कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे इंप्रूव किया जाए। क्वांटिटी ऑफ विजन तो है, क्योंकि आप इंडिया के किसी अस्पताल में चले जाइए, जो पहला टेस्टिंग आई में होता है, एक आंख बंद करो पढ़ो, दूसरा आंख बंद करो पढ़ो। आपने पेशेंट की क्वांटिटी ऑफ विजन चेक कर दी, क्वालिटी ऑफ विजन का क्या होगा? जो 1 मीटर 2 मीटर देख रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसे इंप्रूव होगी, उसका कॉन्ट्रास्ट कैसे इंप्रूव होगा, एंड हाउ दैट रिमेनिंग विजन विल गिव यू कॉन्फिडेंस टू डू एवरीथिंग। तो मेरा पूरा फोकस विजन रिहैबिलिटेशन पर ज़्यादा होता है, लो विजन पे मेरा फोकस 20-25% होता है। मैं प्राइमरली विजन रिहैबिलिटेशन पे काम करता हूँ कि कोई बुजुर्ग आदमी आते हैं 60 साल के जिनकी रिटायरमेंट हो चुकी है और वो बोलते हैं जी सुबह उठता हूँ, तो मैं पूरा हिस्ट्री लेता हूँ, जैसे होम्योपैथी में हिस्ट्री लेते हैं ना कि सुबह उठते हैं, मैंने BHMS भी किया, होम्योपैथी किया, तो मुझे वो सब भी थोड़ा सा आइडिया है, और पेशेंट्स स्पेशल ओलंपिक्स वगैरह से बहुत आ गया है। तो मैं बड़ा पेशेंटली घंटा 1.5 घंटा पेशेंट की पूरी कहानी सुनता हूँ कि भाई सुबह उठते हैं, आपको दिखता तो है नहीं, आप बुजुर्ग हैं, नींद आता नहीं है, दिन भर सो करके नींद पूरा कर लेते हैं, सुबह 4 बजे का अंधेरा है, अब आपको दरवाजे का स्विच ऑन करना है, आपको दिखाई तो दिन ही अंधेरा है, कैसे जाते हैं? तो नहीं, अनजान जगह में दिक्कत होती है, लेकिन अपने वाले में पता है कि स्विच कहाँ है। टीवी दिखता नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं हैं, नाती पोता आपके पास आता है, दादाजी नानाजी क्या लिखा है आप बता सकते नहीं है, तो पूरा दिन आप करते क्या है? तो उनका एक ही जवाब होता है, लगता है कि मेरी ज़िंदगी बोझ हो गई है, भगवान मुझे उठा ले, अपने बच्चों पे बोझ पड़ा हुआ हूँ, ज़िंदगी चला नहीं सकता हूँ। तो मेरा कोशिश होता है उनको डे टू डे एक्टिविटीज़ में क्या करें कि वो टीवी भी थोड़ा देख पाएँ, वो न्यूज़पेपर भी पढ़ पाएँ। एक रिटायर आदमी के लिए न्यूज़पेपर बड़ा मैटर करता है। बेसिकली क्या ये रोशनी बढ़ाई जाती है, जो पीछे बची हुई उसको बढ़ा देते हैं? हाँ, क्या करते हैं? तो वो जो न्यूरो ऑप्टोमेट्री मैंने अभी 2-3-4 साल से शुरू किया है, उसमें मैं क्या करता हूँ कि ब्रेन में जो न्यूरॉन्स अभी भी एक्टिव हैं विजन के लिए, मेडिकल साइंस के हिसाब से न्यूरोप्लास्टिसिटी एक सर्टेन एज के बाद खत्म हो जाता था। नया मेडिकल साइंस ये बताता है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन न्यूरॉन्स को एक्टिव करने का, ओके, थ्रू वेरियस एक्सरसाइजेस। और जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि विजन ट्रेनिंग ज़्यादा है, ब्रेन को ट्रेन करता हूँ देखने के लिए। और इसका छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा कि मान लीजिए हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं, बाहर से कोई आवाज़ दे रहा है सर्वेश जी, या कुछ गाना बज रहा है जिस पर आपका इंटरेस्ट चला जाए, तो क्या होता है कि हम यहाँ पास में बैठे फिर भी बातें सुनाई नहीं पड़ती है।
उधर की चीज़ें ज़्यादा गूंजती है कान में, क्योंकि आपका ऑडिटरी प्रोसेसिंग यहाँ से रुक गया है। कान यहाँ है, शरीर यहाँ है, लेकिन ध्यान वहाँ है। बच्चा बोर्ड में देख रहा है, ऐसे देख रहा है, ऐसे उतारा, ध्यान घर में खिलौने पर है, तो वो देख करके भी नहीं उतार सकता है। तो आँख, कान, ये बॉडी के जितने पार्ट्स हैं ना, वो सब एक कैमरे के जैसा है जो काम कर रहा है, तब जब ये CPU सपोर्ट कर रहा है। और आप उस सीपीयू को दुरुस्त करने का काम करते हैं। मैं उस CPU में जो न्यूरॉन्स हैं उसको एक्टिव करने की कोशिश करता हूँ। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ आती हैं। आई का मूवमेंट है, कलर थेरेपी पर हम लोग आजकल ज़्यादा खैर फोकस ये करते तो एक हैं। प्रोसेस हो गया। हाँ। लगभग कितने लोग ऐसे होंगे आज पूरे वर्ल्ड में, हाँ, जिसको आपने मतलब वापस से उनकी विजन को रिस्टोर किया होगा, या आप उस जिसको आप कह रहे हैं कि आप एक्टिवेट कर करके उनके विजन को और बेहतर किया है आपने? देखिए पिछले 25 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और मैं अभी तक का बताऊँ तो मोटा मोटी 18 से 20 हज़ार लोगों का लो विजन तो मैंने किया है। बट अब जो लेटेस्ट टेक्निक से कर रहा हूँ, जिसमें बगैर डिवाइस के मैं काम कर रहा हूँ, ये पिछले 3 साल से मैंने शुरू किया है। चाहे वो मैकुलर डिजनरेशन हो, चाहे वो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हो, चाहे वो मैकुलर डिस्ट्रॉफी हो, इस तरह के जो बीमारियां जहाँ पर कि कहा जाता है कुछ नहीं हो सकता है, मुझे रिजल्ट्स बड़ा अच्छा मिल रहा है। और आजकल का मेडिकल साइंस कहता है एविडेंस बेस्ड, क्या प्रूफ है कि आपने किया। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि पेशेंट जब मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आता है तो मैं उनको बोलता हूँ कि मुझे आज के रेट में आपके रेटिना का क्या कंडीशन है वो जांच करा के ले आइए। विजुअल फील्ड करा लीजिए, OCT मैकुला करा लीजिए, पर्दे का स्टेटस पता चल जाए, ERG मल्टीफोकल ERG करा लीजिए, ताकि आज का मुझे स्टेटस पता चले, ब्रेन से सिग्नल कितना आ रहा है, विजुअल फील्ड आपकी कितनी बची है, वो सब चीज़ें। और मैं पेशेंट की 1 महीने थेरेपी करता हूँ, और कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं है कि मैं गारंटी दे रहा हूँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ पेशेंट को बोलता हूँ 1 महीना आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि आप तो हर जगह से लौट आप हर जगह से लौट चुके हैं। हाँ, जितने भी बड़े नाम आप सुनते हैं सब जगह से लौट चुके हैं। मैं पेशेंट को एक ही चीज बोलता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू रीट्रेन द न्यूरॉन्स विच हैज गॉन इन स्लीपिंग मोड। अगर वो ट्रेन हो गया और मान लीजिए 10% भी आ जाता है, और ऊपर वाले का बड़ा कृपा है, मेरे 90% पेशेंट रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके। और एज ग्रुप हाईएस्ट मैंने किया 85 में भी आंख की रोशनी वापस आती है? इम्प्रूव किया है, डेफिनेटली इम्प्रूव किया है। अच्छा, और ये भी बिना किसी मेडिसिन, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी सर्जरी के। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा जिसमें कि रोशनी भी आई है और आंखों का तिरछापन भी ठीक हुआ है बगैर ऑपरेशन के। आंख जो तिरछी है वो भी सही हो जाती है। जितने लोगों के आंख में आप तिरछापन देखते हैं ना, वो आंख तिरछा कब होता है? ऐसा नहीं कि भगवान ने एक मसल्स को बड़ा बना दिया है, आप दोनों आंख से देखते हैं। जिस आंख में रोशनी कम होगी, जिसको हम लोग सिंपल भाषा, मेडिकल भाषा में एम्ब्लियोपिया, लेजी आई बोलते हैं, अगर रोशनी कम है तो ऐसे एक ठीक ठाक परसेंटेज है 50, 60, 70%, जिसमें कि स्क्विंट आने का चांसेस या तो पहले से स्क्विंट होता है या बाद में आ जाता है। तो जिसको बचपन से स्क्विंट आ गया, उसको तो गार्जियन को पता है इसकी आंख खराब है, एक बार डॉक्टर को दिखाते हैं तो पता चलता है ये लेजी आई, एम्ब्लियोपिया है। जिनको स्क्विंट नहीं आया उनको बाद में, मतलब जब वो +2 कर लिया, एग्जाम में NDA की तैयारी कर रहे, कहीं चलेगा, और मेडिकल जब होता है तो पता चलता है इस आंख से तो रोशनी ही नहीं है, रेलवे का नौकरी चला गया, NDA का नौकरी चला गया, तब वो दौड़ के आते हैं कि सर इसका कुछ रास्ता है क्या। और मेडिकल, हमारे मेडिकल साइंस के हिसाब से एम्ब्लियोपिया का ट्रीटमेंट 10, 12, 13 साल की उम्र के बाद से नहीं होता है। और आप 85 तक की बात करते हैं? हाँ। अब पैचिंग इकलौता ऑप्शन हुआ करता था कि एक आंख फोटो बना रही है, दूसरा नहीं बना रहा है। आपने खराब आंख को बोला कि भाई ये, अब यहाँ कंट्रोवर्सी क्या है कि एक तरफ हम एज आई डॉक्टर बोलते हैं कि ज़्यादा बच्चों को स्क्रीन मत दिखाइए, टीवी मत दिखाइए, और यही बच्चा जब एम्ब्लियोपिया का दिखता है तो क्लिनिक में बोला जाता है कि बच्चे की ना अच्छी आंख को बंद करके खराब वाले से ज़्यादा मोबाइल दिखाइए, ज़्यादा से टीवी दिखाइए। तो ऐसा नहीं लगता कि हम अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? है कि नहीं? उसके पीछे साइंस होनी चाहिए, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। इट इज़ नॉट जस्ट आई एम ट्राइंग टू प्रूव माई सेल्फ बेटर। तो हम लोग जो थेरेपी करते हैं, हम लोग आंखों को ट्रेनिंग देते हैं, ब्रेन को ट्रेनिंग देते हैं, एंड वी हैव सीन एब्सोल्यूट ग्रेट रिजल्ट्स। कोई दवाई नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं। और जो तिरछापन की मैं बात कर रहा था, जैसे जैसे तिरछापन है, मान लीजिए किसी का एक्सोडेविएशन, आंख बाहर की तरफ जा रही है, जैसे जैसे रोशनी आएगा आंख अपने आप सीधा हो जाएगा। मान लीजिए कि 45 डिग्री तिरछापन है, अगर वो ब्रेन ट्रेन करने के बाद विजन आता है और वो तिरछापन 45 डिग्री से घट के 15 डिग्री पर आ जाता है, तो बाकी जो 15 डिग्री है उसको तो सर्जरी से करेक्ट किया जा सकता है, वो ईजी है। लेकिन अगर 45 डिग्री के लिए मसल्स को काटना पड़े तो मुश्किल हो, तो कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा आ सकता है। आप इंडिया के, वर्ल्ड के किसी सर्जन के पास जाइए, स्क्विंट सर्जरी में माना जाता है कि 2 बार स्क्विंट सर्जरी होगी। एक बार अभी हुआ, 2, 4, 5 साल के बाद दोबारा करेक्टिव सर्जरी होगी। ऐसा होता है ना। लेकिन यहाँ पर अगर नेचुरली ही रिकवर हो जाए, और ऐसे हमारे पास नहीं तो सैकड़ों पेशेंट होंगे जिनका स्क्विंट रिकवर किया है बगैर ऑपरेशन के। अच्छा, आप बार बार ना
हम लोग कह रहे हैं तो देखने वालों को ये लग रहा होगा कि बहुत बड़ी हिंदुस्तान में ऐसे डॉक्टरों की फौज होगी जो ये काम करते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है कि मात्र और मतलब एक या दो डॉक्टर इतनी बड़ी आबादी में है जो इस पे काम करते हैं, अगर मैं सही हूं तो? देखिए, उसका 2-3 रीज़न है। पहला नंबर, लो विजन पे काम करने वाले इंडिया का हर अस्पताल में लो विजन होता है, लो विजन डिवाइसेस दिए जाते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा डिफरेंट सोच इस हिसाब से रखता हूँ, चूँकि मैंने रिहैबिलिटेशन को देखा है और मेरी लाइफ में मेरा खुद का एक बार ब्रेन हैमरेज हुआ है, एक बार लंग्स हैमरेज हुआ है। तो मेरे लिए रिहैबिलिटेशन पैशन है और मैं ये मानता हूँ कि मेरी जो लाइफ भगवान ने दी है शायद किसी पर्पज़ के लिए बनाया है। तो मैं पेशेंट को ये नहीं देखता हूँ कि पेशेंट आया है तो मैं इसको नहीं ये 2000 का एक डिवाइस दे दूँ। मेरा कोशिश ये होता है कि वो जो आदमी आया है इसकी लाइफ को मैं ईजी बनाऊँ, कैसे वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाए, कैसे वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, बनिस्पत की माँ बहन भाई हमेशा कोई साथ में चल रहा हो। तो मेरा फोकस चूँकि क्वालिटी ऑफ लाइफ पर होता है, तो नज़रिया मेरा थोड़ा देखने का तरीका अलग है। चूँकि मैं शुरू से लो विजन करता आया हूँ, बाद में अब लो विजन रिहैबिलिटेशन न्यूरो ऑप्टोमेट्रिक कर रहा हूँ। तो जितने लोग लो विजन कर रहे हैं पूरे इंडिया में, लो विजन न्यूरो, आपने जो बोला अभी, क्या बोला आपने, वापस से बोलिएगा? न्यूरो ऑप्टोमेट्रिक रिहैबिलिटेशन। हाँ, ये कितने लोग कर रहे होंगे इंडिया में? देखिए, ट्रेनिंग लिए हुए तो काफ़ी लोग हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लोग जो ऑप्टोमेट्री में या रिहैबिलिटेशन पे काम कर रहे हैं या जो लोग एम्ब्लोपिया में काम कर रहे हैं वो लोग सॉफ्टवेयर बेस्ड ज़्यादा कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट बेस्ड है। ओके, ठीक है, प्रोडक्ट से जब ठीक नहीं होता है तब वो हमारे पास आते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर किया, 1-2 लाइन इंप्रूव हो गया, उसके बाद नहीं हो रहा है। अब एम्ब्लोपिया बड़ा ब्रॉड टर्म है, अगर किसी की विजन 1-2 लाइन कम है ना वो सॉफ्टवेयर से आ जाएगी, लेकिन अगर किसी का सबसे ऊपर लाइन दिख रहा है एक आंख से और दूसरे से 660 और दूसरे से 66 है और साथ में स्क्विंट है, तो सॉफ्टवेयर से नॉर्मली नहीं आ सकता है। क्योंकि कब परसेप्शन लाना है, कब फ्यूजन पे काम करना है, कब दोनों की पैरेललिटी को मेंटेन करना है, कब 3D विजन पे काम करना है, वो इन ऑफिस ही हो सकता है, सॉफ्टवेयर से कभी नहीं हो सकता है। अच्छा, ये बातचीत हम लोग की बहुत लंबी चली जाएगी क्योंकि बात करने के लिए बहुत है, मुझे लगता है पार्ट 2 भी बैठना पड़ेगा। नहीं, कुछ चीज़ें हैं जिस पे मैं बात करूंगा। जो आज बाहर के लोगों के, इंडिया के बाहर के लोगों की भीड़ लगी है आपके पास, मैं आपके मैसेज देखता हूँ या आपके वीडियोस पे मैं पढ़ता हूँ, कमेंट पढ़ता हूँ, ये लोग कैसे आपको जानते हैं, मतलब ये कैसे आप तक आ रहे हैं? इंडिया के तो कुछ लोग आपको जान पाए हैं क्योंकि आप अपने आप को अभी दूसरी डोमेन में नहीं लेकर के गए हैं, आप लगातार काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान से बाहर रह के काम कर रहे हैं, तो बाहर वाले कैसे आपको जानते हैं या कितना आप आते हैं यहाँ पे? देखिए, मेरा जो अपना काम करने का तरीका है, मेरे कुछ पेशेंट्स ने ही मुझे जब बताया कि भाई सोशल मीडिया का बड़ा जमाना है और आपको उसमें एक्टिव होना चाहिए, और मैं उतना टेक सेवी हूँ नहीं। तो लॉकडाउन के दौरान ही मेरे कुछ पेशेंट्स हैं जो दिल्ली से जमशेदपुर आते थे, मैं बीच में जमशेदपुर में शिफ्ट हो गया था, तो उन्होंने बोला कि भाई आप सब सोशल मीडिया में लिए। तो मैंने क्या करना शुरू किया, जो मेरे पेशेंट काफ़ी अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं या जो बोलते हैं कि सर आप ये जो कर रहे हैं ना ये लोगों तक जाना चाहिए, तो उनका मैं 2-3-4 मिनट का एक वीडियो लेता हूँ। आप कहाँ से हैं, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, आपने कहाँ कहाँ दिखाया, बिना किसी अस्पताल क्लिनिक का नाम लिए हुए, मतलब कि आप शेयर कीजिए क्या हुआ था, अब कैसा, आप यहाँ के बारे में कैसा पता चला, आए क्या फ़ायदा हुआ, नहीं हुआ, जो है आप वो अब देते हैं। अब उन्होंने जो 2-4-5 मिनट की बाइट दी, मैंने मोबाइल से ही नॉर्मली मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, मेरे पास कोई गैजेट नहीं है या माइक लगा के वो सब कुछ नहीं है मेरे पास, तो वो सब करके मैं फटाफट उसमें केवल फ़ोन नंबर लोगो डाल करके उसको यूट्यूब पे डाल देता हूँ। और वहाँ से लोग जो है, और जो लोग उसको सर्च कर रहे होते हैं वो यूट्यूब तक 3 नंबर पेज, 4 नंबर पेज, 6 नंबर पेज कहीं से तो पहुँच ही जाते हैं। उसकी 2 वजह है सर। मैं जैसा कि जानता हूँ कि इस डोमेन में मैं काम करता हूँ, हमारी अपनी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, हमारा प्रोडक्शन हाउस है। आप जिस डोमेन पे काम कर रहे हैं उसमें वीडियो बहुत कम क्रिएट होते हैं, और होता क्या है, जब वीडियो कम है, पूरे हिंदुस्तान में नहीं वर्ल्ड में अगर इस पे काम करने वाले कम लोग हैं, तो जब सर्च करेंगे और उसमें कुछ वीडियोस हैं तो वो आपके निकल के सामने आने ही हैं। यही वजह है कि आपकी वीडियो सबसे ज्यादा लोगों के सामने आती है। एक चीज़ जो अभी रिसेंटली मैंने शुरू किया है और मुझे लगता है कि बड़ा हेल्प कर रहा है अवेयरनेस फैलाने में। पहले क्या होता था, पेशेंट के वीडियो डालता था, अब जो वीडियो हम लोगों ने कुछ आई थिंक 4-6 महीने से बनाना शुरू किया है, उसमें हम लोग प्री और पोस्ट का रिपोर्ट डालते हैं। रिपोर्ट मेरा किया हुआ नहीं है, वो रिपोर्ट किसी और क्लिनिक में पेशेंट जाकर के OCT मैकुला विजुअल फील्ड चेक करा के आता है। 1 महीने के बाद हम जब विजन इंप्रूव करते हैं पेशेंट से, हम अच्छा किसी पेशेंट को हम नहीं बोलते आप 6 महीना करो, 4 महीना करो, हम बोलते हैं जी 1 महीना केवल आप करो, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं। अगर आपको फ़ायदा लगता है तभी आपको कंटिन्यू करने की जरूरत है, फ़ायदा नहीं लगता है मत कीजिए। मैंने टेस्टिमोनियल्स देखे हैं, और मैंने एक वो टेस्टिमोनियल देख रहा था जिसको देख के मैं इमोशनल हुआ कि एक बाप ये कहता है कि वो अपने बेटे की होप खो चुका था, लेकिन जब वो आपके पास आते हैं और कुछ टाइम बाद वो बच्चा अपने पापा के पास लौट के जाता है, वो किताब लेकर के, पापा इस मेरे डाउट को क्लियर कर दो, तो मतलब वो कहता है कि उसकी ज़िंदगी को सबसे बड़ी खुशी थी कि जो वो समझता था कि उसका बेटा कभी देख नहीं पाएगा, वो उससे पूछ रहा है कि उनका डाउट क्या है। तो ये अपने आप में अलग बात थी।
मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आज आप हिंदुस्तान में कहाँ-कहाँ लोग आपसे मिल सकते हैं और कैसे मिल सकते हैं? देखिए, मेरा जो सेंटर्स अभी है, एक पटना में है जो मेरा होम टाउन है। आज भी वो पेरेंट के ऑप्टिकल बिज़नेस के साथ ही मैं क्लिनिक ऑप्टिकल शॉप में ही बैठता हूँ। जमशेदपुर में जब मैं शिफ्ट हुआ था पटना से, तो जमशेदपुर में एक सेंटर है आदित्यपुर में, वहाँ सेंटर रन करता हूँ। 2021 में नोएडा शिफ्ट हुआ और मेरे लाइफ में मेरे फादर का बड़ा रोल रहा है। फादर वैसे ही लॉकडाउन में कैंसर से पीड़ित थे। उन्होंने बोला कि भाई, वैसे हम लोग बैठ के बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि राजीव, मेरी अंतिम इच्छा है कि तीनों भाई तुम लोग दिल्ली में रहो तो अच्छा रहेगा आसपास में, क्योंकि दोनों दिल्ली में है, नोएडा में, और तुम जमशेदपुर में अकेले हो, फेस्टिवल वगैरह में हमेशा तुम छूट जाते हो। तो बस उन्होंने बोला और रात में घर आके बोला कि भाई अब दिल्ली चलना है। तो 21 में नोएडा शुरू किया था। मुझे आज भी ध्यान है कि 21 अप्रैल 2021 को रामनवमी का दिन था और क्लिनिक का पूजा किया, अगले दिन लॉकडाउन लग गया। 8 जून से बैठना शुरू किया और ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी है कि 8 जून से लेकर अभी तक में बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है। तो नोएडा, पटना, जमशेदपुर और अभी पिछले महीने हम लोगों ने गुड़गांव शुरू किया है। गुड़गांव शुरू किया आपने। हाँ जी। और जब आप इंडिया से बाहर होते हैं तो यहाँ पेशेंट कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे अपने पेशेंट देखने का तरीका थोड़ा अलग है। पहला नंबर कि मैं एक दिन में 10 पेशेंट से ज़्यादा के नहीं देखता हूँ। अच्छा, किसी भी मतलब एक पर्टिकुलर सेंटर पे? हाँ, नोएडा गुड़गांव में तो डेफिनेटली। पटना में चूंकि मैं 2 दिन 3 दिन के लिए जाता हूँ तो इतना ज़्यादा रश होता है कि मतलब 3 दिन में फिर भी 25-30 पेशेंट, कई बार 40-50 पेशेंट हो जाते हैं। बट कोशिश करता हूँ कि 2 दिन में 40 से ज़्यादा ना करूँ, वो भी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा होता है, पुराना नया मिला करके। और यहाँ और चूंकि पेशेंट्स वहाँ से आते हैं ना, कोई हैदराबाद से आ रहा है, कोई केरला से आ रहा है, कोई जम्मू कश्मीर से आ रहा है, कोई बांग्लादेश से आ रहा है, तो उसकी फाइल इतनी मोटी होती है। मैं यही बताने वाला था कि लोग ये सोचेंगे 10 इसलिए आप केवल देखते हैं कि मोटा पैसा कमा लेते हैं, नहीं, और नहीं, 10 के बाद जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल नहीं। वजह क्या है वो? जो पेशेंट आता है ना, वो बहुत घूम के आ रहा होता है। तो पहले तो मुझे ये समझना है कि भाई उसको हुआ क्या है, नेचर ऑफ डिजीज क्या है, टाइप ऑफ विजन लॉस क्या है, वो किस एक्सपेक्टेशन से आया है, और उसकी करंट कंडीशन के साथ मैं उसको डिलीवर क्या दे सकता हूँ। अगर उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा सर लास्ट लाइन तक पढ़ लूंगा ना, तो मेरा एक ही होता है कि भाई साहब 20 साल से अगर नहीं देखा है तो पहले दिन में हम जादू तो कर नहीं रहे हैं। अगर आप एक लाइन भी नहीं देख पा रहे हो और 2 लाइन भी देख लो, या 2 मीटर की रोशनी आज 8 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर हो गई, बगैर किसी डिवाइस के, बगैर किसी चश्मा के, बगैर किसी चीज़ के, तो आपका कंफर्ट बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो मेरा एक कोशिश क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना है, ना कि डिवाइस बेचना है, चश्मा। इसीलिए मेरे किसी भी सेंटर पे, पटना को छोड़ दे तो चश्मे का काउंटर है ही नहीं। आप इंडिया के किसी अस्पताल में चले जाए, हर क्लिनिक में चश्मे का दुकान होता है। वैसे एक बार बताइए ये जरूर कि वो फाइलों को पढ़ने में आपको समय लगता है, इसलिए आप केवल 10 पेशेंट देखते हैं? हाँ, डेफिनेटली मुझे समझना होता है कि क्या था, क्या हुआ है, कितनी दवाइयाँ चली हैं, कितने स्टेरॉइड्स चले हैं, कितने साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, और किस किस तरह की सर्जरी हो चुकी है। वही पूरा हिस्ट्री समझने के बाद तब मैं जब प्लान करता हूँ कि मुझे अब थेरेपी ऐसे नहीं ऐसे करानी है या जो करना है, तो मुझे रिजल्ट मिलता है। मैं आपकी एज डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वो इसलिए कि मुझे खुद भी नहीं पता है। लेकिन दूसरी चीज, आपको ब्रेन हेमरेज हुआ, लंग्स हेमरेज हुआ, उसके बाद भी जिस तरह से आप अपने आप को मेंटेन करके रखे हैं, जिस तरह से आप यात्राएं करते हैं, जिस तरह से मरीज को देखते हैं, ये अपने आप में एक अविश्वसनीय तरह की चीज है। क्योंकि आज भी आप फॉरेन की यात्राएं होती है, अभी आप अमेरिका से होकर के आए हैं, तो कैसे, वो कौन सी ताकत है जो आपको इतनी ताकत देती है कि आप ये सब कर पाते हैं? आई थिंक इसका जो एक सही बताऊँ तो मेरे पेशेंट्स मेरे स्ट्रेंथ हैं, और उनकी जब तकलीफ में देखता हूँ तो मुझे शायद लगता है कि भगवान मुझे और शक्ति दे कि मेरे पास आया हुआ कोई भी पेशेंट को मैं निराश ना करूँ। कुछ तो, और कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को जब मैं देख रहा होता हूँ, फाइल पढ़ रहा होता हूँ, तो मुझे लगता है कुछ होगा नहीं शायद। फिर आंख बंद करके बस सोचता हूँ 2 मिनट कि भगवान कुछ तो रास्ता दिखाओ, और मिलता है, निश्चित तौर पर मिलता है। और ये होता है कि यार ये चीज़ ट्राई करके देखते हैं, और पेशेंट को मैं डे 1 बताता हूँ कि कोई फॉल्स एक्सपेक्टेशन नहीं, कोशिश कर रहा हूँ, मैं नहीं जानता हुआ कि नहीं होगा। अगर होना है तो इस 1 महीने के अंदर होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप सब जगह घूम चुके हैं, तो उस 1 महीने में ये बहुत करम है ऊपर वाले का कि रिजल्ट्स मिलता है। मैं 100 में 100 तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ 100 में से 90-95 पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इंप्रूव कर ही देता हूँ। एक आखिरी सवाल, ये मेरा आखिरी सवाल है, कहने के लिए बहुत कुछ ऐसा है जो बचा हुआ है, हम फिर कभी उस पर बैठेंगे, कि इस तरह के सेगमेंट में काम करने वाले, या बिना डिवाइस, बिना सर्जरी, बिना मेडिसिन के पेशेंट को ठीक करने वाले, उनकी आंखों की रोशनी को और बढ़ाने वाले, या यूं कहूं कि लौटाने वाले, डॉक्टर राजीव शायद पॉइंट में परसेंटेज हो इस पूरे हिंदुस्तान में। तो आगे कुछ और ऐसे डॉक्टर राजीव आ पाए हैं, इसके बारे में कभी आपने सोचा है, कुछ प्लान किया है, या कुछ आगे की ऐसी प्लानिंग है? देखिए, अभी रिसेंटली
मैंने जब नोएडा शुरू किया था तो ग्रेजुअली कुछ इंटर्न्स मेरे पास आए। सो अब डेफिनेटली मुझे काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर अकेले आप सब जगह देखते हैं, आप कोई गुजरात का पेशेंट है बोलता है सर सूरत में शुरू कीजिए, चंडीगढ़ का पेशेंट है बोलता है सर यहाँ कीजिए, हम लोग सेंटर शुरू करते हैं, आप बस गाइड कीजिए। तो मैं क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, इसीलिए अभी मैंने रिसेंटली विजुअलाइज एकेडमी शुरू किया है और जिसमें मैं इंटर्न्स को ट्रेनिंग दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब मुझे उस पूरे इंटर्न्स के लॉट में जो लगेगा कि ये बच्चे में सीखने की ललक है, इसको इच्छा है और इसको खुद में चेंज करने की और दुनिया में चेंज करने की इच्छा है, सो उनको मैं डेफिनेटली मौका दूंगा कि वो चीज़ें करें। और मैं जितनी चीज़ें, मैं हर साल आज भी एक बार यूएस जाता हूँ अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि जितनी चीज़ें मैं कर रहा हूँ लो विजन रिहेबिलिटेशन में, विजन थेरेपी में, न्यूरो ऑप्टोमेट्री, इसकी ट्रेनिंग इंडिया में नहीं होती है। ठीक है, सो अब और चूंकि लो विजन के साथ न्यूरो ऑप्टोमेट्री को फ्यूज़ करने वाला शायद मैं पहला शख्स हूँ। लो विजन में मैं आपको व्हाट्सअप दिखाऊंगा, कल ही मेरे सिंगापुर और मलेशिया से कुछ दोस्तों से बात हो रही थी, तो बोले कि यार राजीव करते कैसे हो, तो तुम्हारे पास आना पड़ेगा सीखने के लिए, जबकि अपने कंट्री में, मलेशिया में, फिलीपींस में, सिंगापुर में दे आर द टॉप। तो ये लो विजन और न्यूरो को का फ्यूजन जो मैंने क्रिएट किया है और जिसमें मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जो मैंने बताया ना कि वीडियो में मैं प्री एंड पोस्ट डालता हूँ कि पहले रोशनी नहीं थी अब है, तो ये रिपोर्ट मेरी बनाई भी नहीं है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि इस अकेडमी में मैं ऐसे बच्चे तैयार करूँ और जो कि एक सर्विस, जिसको बोला जाए सर्विस टू मैनकाइंड, कर पाए। और डेफिनेटली कोशिश है मैं उन टैलेंट्स को अपने यहाँ लेके आऊँ जिसमें पैशन है कुछ करने का, अपने लिए भी, दुनिया के लिए भी, लोगों को सर्व करने का। क्योंकि ये चीज़ें ना आप ऐसे नहीं कर सकते जब तक आपको पैशन नहीं होगा। जैसे आज भी मैं ट्रैवल करता हूँ इतना ज़्यादा, तो शायद कई बारी ना, मतलब आज अगर किसी पेशेंट को मैंने देखा और मैं अंदर से अगर लग रहा है कि मैं कुछ नहीं हो रहा है, तो मैं रात के 2 बजे भी उठ के बैठ जाता हूँ। वाइफ बोलती है क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं, कुछ चल रहा है दिमाग में। और 4-5 बजे तक फिर भी नींद नहीं आता जब तक मुझे उसका रास्ता समझ में नहीं आया कि मैं करूँ क्या इसका। और नेक्स्ट डे सुबह आके बोलता हूँ क्लिनिक में, यार उस पेशेंट को फोन करके बुलाओ जरा सा। तो ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है शायद, और कुछ नहीं कह सकता। और यही वजह कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को हरा करके और पूरी दुनिया देख करके आप यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आप लोग को बताऊं कि मेरी एक इच्छा थी जिसको मैंने कभी लिखा था, और आज डॉक्टर राजीव जी से मिलने के बाद मुझे लगा कि वो पूरी हो सकती है। उसमें कुछ ये था कि मेरा सुबह का नाश्ता अगर हिंदुस्तान में होता है तो रात का डिनर किसी और कंट्री में होना चाहिए। और ऐसा डॉक्टर राजीव जी के साथ कई बार हुआ है कि वो सुबह नाश्ता और कहीं करते हैं और डिनर कहीं करते हैं, और एक बार नहीं बल्कि ये कंटिन्यूअस कई दिनों तक ऐसे चलता है। उसका दुष्परिणाम भी हुआ, बीमार हुए, तमाम चीज़ें हुई, जिसको हरा करके वापस आए। ये किसी दूसरे कहानी का हिस्सा होगा। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि बहुत ऊपर जाने के बाद भी अपनी जड़ों से जुड़े होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जैसा कि अभी डॉक्टर राजीव ये बता रहे थे कि इन सब के बाद भी, गुड़गांव और नोएडा जैसे हाईटेक सिटी में बैठने के बाद भी, वो पटना के उन मरीजों को देखना आज भी नहीं छोड़ते जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। ऐसा भी होता है कि महीने में कई बार ये इंडिया से बाहर भी होते हैं, लेकिन उसके बाद भी आज भी उन सारे लोगों को ले करके चलते हैं, या यूं कहिए समेट करके चलते हैं, जो उनकी जड़ है। और हर किसी को ऐसा होना चाहिए। अब आती है बात उन लोगों की जो ये वीडियोस देख रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको इस तरह की प्रॉब्लम होगी, तो ऑनलाइन जा कर के डॉक्टर राजीव जी से मतलब अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उनकी अपनी पूरी एक टीम है जो रिस्पांस करती है। उनके वीडियोस हैं, अगर उनके वीडियोस को देख करके आप कमेंट करते हैं तो वहाँ से भी आपको रिस्पांस मिलता है। और कुछ इसी तरीके से पूरी दुनिया से जो लोग हैं वो इनसे संपर्क करते हैं। जैसा कि हम अभी बता रहे थे कि कई ऐसे देश हैं जहाँ से लोग इनसे संपर्क करते हैं और ये उनकी मदद करते हैं। अगर वो यहाँ आ सकते हैं तो भी अच्छा है, और नहीं आ सकते हैं तो भी उनको वो मदद मिलती है जिससे कि उनकी ज़िंदगी थोड़ी और बेहतर हो सके। क्यों? क्योंकि उसके लिए किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, किसी सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, किसी डिवाइस की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो एक गाइडेंस की, कुछ एक्सरसाइज की, जो आपको सही व्यक्ति बता सकता है। तो अगर आप भी डॉक्टर राजीव जी से मिलना चाहते हैं तो आप उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। उसके बाद वो जिस शहर में होंगे उस शहर में अगर आपको अपॉइंटमेंट मिलती है तो आप उनसे मिल सकते हैं।